संस्कृत पढ़ने वाले प्यारे साथियों, इस बार संस्कृत रीट भर्ती परीक्षा के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक, संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल पेपर को अपना सारथी बनाइए और निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता पाइए। नमस्कार भाई, स्वागत आप सभी का सरस्वती परिवार में। मैं राम कुमार शास्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, थोड़ा लेट हो गया था भाई आज मैं, किसी कारणवश आपकी 9:30 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई। तुक्का कैसे लगाते हैं या पेपर का सोल्व करने का तरीका क्या है, तो माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा समय आपका खराब हुआ होगा, इंतजार आपने किया होगा और इंतजार की वो घड़ियाँ आपके लिए काफ़ी लंबी रही होंगी। आप अपने आप को नहीं संभाल पाए होंगे, फिर भी आपने अपने आप को संभाला। कल क्लास रखेंगे, वो 9:30 बजे कल ले लेंगे हम क्लास में। कारण क्या हुआ कि थोड़ा मैं लेट हो गया भाग दौड़ में, तो फिर क्या मतलब था। 15 मिनट की क्लास थी, उसमें 5 मिनट लेट लेता तो अच्छा नहीं लगता आपको। तो नमस्कार, कल करेंगे उस क्लास को, है ना, निश्चिंत रहो। कल तुक्के के साथ साथ थोड़ा और ऐड कर दूंगा आधा घंटे की चर्चा में कि पेपर सॉल्व कैसे करें, क्या तरीका रहता है, स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, समय का सदुपयोग करते हुए कम समय में गोला कैसे लगाएं, गोला कई बार गलत भरा जाता है तो उसके लिए हम उससे बचने के लिए क्या करें, तो वो चीज़ें और ऐड कर दूंगा। तो कल हम आधा घंटे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तुक्का बहुत ही साइंटिफिक शब्द है, तुक्का कोई मजाकिया शब्द नहीं है, इसको हल्के मत लिया करो। तुक्का बहुत ही इंग्लिश जो होता है ना इसका शब्द, मैं वैसे भूल जाता हूँ, पर वो अपने आप में एक बहुत ही वैज्ञानिक शब्द है ये, इसको हल्के मत लिया करो। तो नमस्कार, तुक्का करेंगे, कल करेंगे तुक्के की बात हम, और बहुत ही बेसिक बातें करूँगा जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे भी परीक्षा में अच्छे जाते हैं। कई बार 3-4 प्रश्न नहीं आते और मैं लगा के आता हूँ, लगभग एक आध गलत जाता है, बाकी सही हो जाते हैं। तो हो सकता है आप लोग भी ऐसा करोगे तो हो जाएगा। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। क्लास को लाइक शेयर कर दो धड़ाधड़। उसके बाद हम बात करेंगे रीट के मेले की। भैया करें बार बार रीट का मेला 26 सितंबर को, ठीक है। तो 5 मिनट लेट है, फालतू बात करेंगे नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। और आज व्याकरण शिक्षण में प्राचीन और नवीन दोनों शिक्षण विधियों को पढ़ाने की मूड में हूँ। हो सकता है घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा भी लग जाए, आप साथ देंगे। परीक्षा संबंधित सारे सवालों को हल करेंगे और विश्वास रखिए मेरा कि मैं अपने मुख से जो कुछ भी आपके लिए कहूंगा वो जरूर आपकी परीक्षाओं में ऐसे कैसे मिलेगा। क्लास को लाइक शेयर करो आप लोग, फेसबुक पर बिल्कुल लाइक करते, कल भी 7 लोगों ने शेयर किया था। तो मैं पलक झपकते ही क्लास को 1000 बच्चे लाइव कर दो, फिर क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। और शेयर किया करो, थोड़ा दम लगाओ यार, इससे 2-5 दिन माहौल बना दो, मजा आ जाएगा, लंबी उम्र हो जाएगी मेरी भी। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां बुद्धि प्रदां शारदां बुद्धि प्रदां शारदां। नमस्कार अनंत मुर्गी बाग भैया, विष्णोई भैया, बबली जी, पापा की, आशु भारद्वाज, राधिका जी, विनोद विष्णोई, देसी चोर, राजकुमार, सरस्वत्या पुत्र, किरण पांचाल, सोनिया। क्लास को लाइक करो। 1000 बच्चे नहीं कहा मैंने, कहा पलक झपकते कर देना। मैंने 5 बार पलकें झपका दी। और क्लास को थोड़ा दम लगाओ। माना कि आप सब पढ़ने में बिजी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर भी आप लोग थोड़ा सा समय दिया करें। स्टार्ट करता हूं मैं अब। व्याकरण शिक्षण की हम बात करने वाले हैं। व्याकरण शिक्षण हम 2 शब्दों से मिलकर बना है, व्याकरण और शिक्षण से। अर्थात कक्षा शिक्षण के दौरान संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों में आपके लिए व्याकरण भी एक अलग से पाठ्यक्रम का हिस्सा है, जोड़ा गया है। तो व्याकरण को आधार मान करके या व्याकरण को बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, यानी व्याकरण को सिखाने के लिए बच्चों को कौन कौन सी शिक्षण विधियों का सहारा लिया जाना चाहिए, उसी को लेकर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, व्याकरण शिक्षण है क्या या व्याकरण होता क्या है। तो शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र जो पोस्टमार्टम करता है, चीरफाड़ करता है, वो व्याकरण है। शब्द की शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान कराता है कि ये शब्द सही है और ये गलत है, का शास्त्र व्याकरण है। शब्द का अर्थ बताने का कार्य जो करता है वो व्याकरण है। शब्द की संरचना स्ट्रक्चर बताने का काम जो करता है वो व्याकरण है। शब्दों के साधु असाधुत्व का ज्ञान यानी सही और गलत होने का ज्ञान जो हमको कराता है
वो हमारा व्याकरण है। सभी का प्रणाम स्वीकार है, आप सब दिल में बसे हो, नमस्कार। और आपस में जो बात कर रहे हो ना, कल भी मैंने देखी थी, हालांकि मैं आप लोगों को इग्नोर कर गया था क्योंकि मैं परीक्षा का इस समय ऐसा है जिस समय आप लोग वैसे ही आप थोड़ा सा परेशान रहते हो। मैं कड़े शब्दों से आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता कि आपकी खोपड़ी खराब हो जाए, इसलिए मुझे मजबूर मत करो क्योंकि मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ। क्लास में 5 ही बच्चे हों, मत करो शेयर लाइक, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन आपसी बात करके कई बार ऐसी चीज़ें आप लोग आपस में, और कैसी हो बताओ, मुझे भूल गई क्या, मुझे याद रखी नहीं, अरे ये सब क्या है भाई। मास्टर बनने वाले हो, शर्म करो थोड़ी सी, अपने लक्षणों को यहाँ तो मत दिखाओ। कम से कम इंसान अपने घर में कैसा भी रहे, बाहर हमेशा अच्छे लक्षण दिखाने का प्रयास करता है। अभी सब कुछ देख रहे हैं, हम भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। कमेंट्स तो आंखें तो फूटी नहीं है मेरी, 6x6 का है, सारे दिन काम करता हूँ, फिर भी बहुत दूर से दिखता है मुझे। तो कमेंट्स आपके दिखते हैं, बस मैं रिएक्शन नहीं देता क्योंकि मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं इनको ना बोलकर उसमें उलझ जाऊँ। आपसी बात बिल्कुल नहीं करोगे, इधर ध्यान दो। कुछ भी बात करनी है तो मेरे से ही बात करो, एक समय 1 घंटा तो मुझे बर्दाश्त कर लो। ये सारे लोग यही हैं आपके जो भी हैं, ये मादाएं नर, ये जो नर मादा का आपका जो कॉम्बिनेशन है ना, आप बातें करके एक दूसरे का हालचाल पूछते हो, बहुत जल्दी बेहाल होने वाले हो आप सभी। और मैं तो श्राप दे जाता हूँ ना, तो फिर भगवान भी नहीं बचा पाएगा आपको, सरस्वती का पुत्र हूँ ना इसलिए। चलो, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो हम वैसे भी पढ़ चुके हैं कि वी उपसर्ग और आंग उपसर्ग से क्रि धातु से लिट प्रत्यय करने पर व्याकरण बनता है। व्याकरण की व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ पढ़ा था कि जिसके द्वारा शब्दों की व्याकृति की जाती है, यानी जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है, उस शास्त्र का नाम व्याकरण होता है। लिखा है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम, अर्थात व्याकृति यानी व्युत्पत्ति की जाती है शब्दों की, जिसके द्वारा उस शास्त्र का नाम व्याकरण है। व्याकरण को भाषा का प्राण कहते हैं। शरीर से आत्मा प्राण के निकल जाने पर शरीर का कोई मूल नहीं। भाषा में व्याकरण का वैसा ही रोल होता है, यदि भाषा में ग्रामर नहीं तो भाषा मर जाती है। कहा कि वेद रूपी जो पुरुष है, यानी वेदों के समान पुरुष या पुरुष को वेद रूपी पुरुष मानने पर वेदों का मुख किसको कहा गया है? व्याकरण को। यह भी आपका अच्छा सवाल है, परीक्षा में कई बार आ जाता है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वेदों का मुख है वेद रूपी पुरुष, यानी पुरुष के समान कल्पना करके वेदों का मुख किसको कहा? तो आपका उत्तर होना चाहिए सर, व्याकरण को वेदों का मुख कहा है। लिखा है वेदांग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा को घ्राण यानी नाक कहा है, कल्प को हस्त यानी हाथ कहा है, और सबसे ज्यादा परीक्षा में जो आपका आता है वो है कि व्याकरण जो है उसको वेदों का क्या कहा गया है? मुख कहा गया है। निरुक्त जिसे सुनते हैं वो श्रोत्र यानी कान है। छंद को वेदों का पाल है, ये भी आपकी परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है। और ज्योतिष क्या है? चक्षु है, ये काल शास्त्र है, इसके द्वारा समय का काल विधान का शास्त्र ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट आपके लिए कहते हैं कि साहब मुखम व्याकरणम स्मृतम। अच्छा, व्याकरण के पहले प्रवक्ता कौन है? संसार में जितनी भी विद्याएं आई हैं ना, उन सब के पहले प्रवक्ता भगवान ब्रह्मा ही माने गए हैं, इसलिए व्याकरण के भी प्रथम प्रवक्ता कौन है? ब्रह्मा। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने ज्ञान बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने पहली बार सिस्टम से जमाया, इसलिए इसको प्रथम व्याकरण भी कहते हैं। फिर इंद्र ने आगे जाकर भरद्वाज ऋषि को दिया, भरद्वाज ने ऋषियों को, ऋषियों ने ब्राह्मणों को, और आगे जाकर ब्राह्मणों ने अपने शिष्यों को कुछ प्रवचन कहा, आगे जाकर व्याकरण का ज्ञान दिया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से चलता हुआ ज्ञान आज हमारे पास पहुंचता है। संस्कृत व्याकरण में 3 महान मुनि प्रसिद्ध हैं। उन 3 मुनियों का नाम क्रमशः पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि है। सर ये भी आपकी परीक्षा का बहुत अच्छा प्रश्न आता है, ये व्याकरण में भी आता है और शिक्षण विधियों में भी आपका पूछा हुआ सवाल है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना लिखी जिसमें 8 अध्याय हैं, उधर आपके 32 पाद और जिनमें लगभग 3992 सूत्र, लगभग 4000 सूत्र हैं। कात्यायन ने वार्तिक लिखी जिनको अनुतंत्र या वाक्य भी कहते हैं, लगभग वर्तमान में 836 वार्तिक उपलब्ध हैं। पतंजलि ने महाभाष्य नाम का ग्रंथ लिखा, इनके नियमों को मिष्टी के नाम से भी जानते हैं, और महाभाष्य नामक रचना में 84 या 85 यानिक है। यह आपने प्रस्तावना में व्याकरण में भी पढ़ा था। आई बात समझ में? यहां से बहुत प्यारा सवाल आपकी परीक्षा के 2 बार सवाल आ गए हैं, ध्यान देना इस बात को। यहां से आपकी परीक्षा में 2 बार सवाल आया। पहला सवाल था कि संस्कृत भाषा कैसी भाषा है, यह आपकी रीट में भी आ चुका और हमारी ग्रेड 2 में भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। याद रखना, संस्कृत में हर एक वर्ण को, स्वर मात्रा को मिला मिला के पढ़ा जाता है। ये देखो मिला ना, ये देखो सब अक्षरों को मिला दिया, फिर शब्दों को मिलाकर वाक्य रूप में कहा जाता है। जहां मिला मिला के पढ़ा जाए, जोड़ा जाए, उसको हम संश्लेषण कहते हैं। अच्छा परीक्षा का सवाल है कि संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक भाषा है ना, जबकि चाइनीज लैंग्वेज में सब आप पता है स्वर और व्यंजन को भी तोड़ तोड़ के लिखा जाता है, मात्राएं भी अलग अलग लिखी जाती है ऐसे ऐसे करके, तो वो एक प्रकार की विश्लेषण भाषा है। बहुत प्यारा सवाल है सर, परीक्षा में कई दफा आ चुका है। पतंजलि ने व्याकरण को क्या कहा, ये भी परीक्षा का अच्छा सवाल है, ये भी आपकी रीट परीक्षा में भी आ चुका, हमारी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में
ग्रेड सेकंड टीजीटी में भी आ चुका। कहते हैं शब्दानुशासन कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा शब्दों का अनुशासन बताया जाता है। ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। जहां शब्दों का अनुशासन बताया जाए उस शास्त्र का नाम ही शब्दानुशासन है। ये अष्टाध्यायी का भी दूसरा नाम है। और सर ये अष्टाध्यायी आज व्याकरण का पर्याय है, इसलिए व्याकरण का भी दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासन है। तो दोनों का ही दूसरा नाम शब्दानुशासन है। शब्दानुशासन कहने वाले आचार्य किशोरीदास वाजपेयी हिंदी व्याकरण में, और संस्कृत व्याकरण में शब्दानुशासनम व्याकरण में ऐसा कहने वाले कौन थे? महाभाष्यकार पतंजलि थे। 3 प्रश्न हो गए आपके। लिखा है देखो, शब्दानुशासनम पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने भी कहा है। और भी लोगों ने बहुत कुछ कहा है। भाषा का भूगोल जियोग्राफिया है, यह आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा। भाषा का विश्लेषण करने का काम, व्यावहारिक विश्लेषण करने का काम व्याकरण करता है, ऐसा आपके आदरणीय मीठे आदमी स्वीट महोदय ने कहा। यह भाषा का आधार है, भाषा का प्राण है, भाषा की आत्मा है, भाषा सीखने का प्रवेश द्वार है, ये भाषा का मेरुदंड है, सीखने का मेरुदंड है, भाषा सीखने का राम मार्ग है, यानी सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ये भाषा शिक्षण का प्रवेश द्वार है। ये सारी की सारी बातें ग्रामर की आपने प्रस्तावना में, ग्रामर शिक्षण में भी पढ़ी थी साहब। आगे देखते हैं आखिर क्या महत्व है। तो कहते हैं कि पतंजलि ने व्याकरण में शब्द को फलदायक वृषभ के समान कहा है। वृषभ माना होता है बैल। आप सबको पता है कि प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता और उसके बाद आज से लगभग 10 साल पहले, मुझे अच्छे से याद है, हमारी पूरी खेती बाड़ी सर गाय के बैल जो बछड़ा होता है बैल, उसके भरोसे ही होती थी। सारा का सारा आजीवन हमारा जो जीवन है वो धन धान्य से लेकर के, आवागमन यातायात से लेकर के, है ना, सवारी से लेकर के, हर चीज हम बैल पर निर्भर करते थे। तो पहले बैल की पूजा होती थी। आज सब कुछ मशीनरी जमाना हो गया साहब। तो पहले फलदायक वृषभ होता था, इसी से अन्न पैदा करते थे, सारा काम इसी से होता था। वैसे इस व्यवहार में सब कुछ हम किससे प्राप्त करते हैं? शब्द से प्राप्त करते हैं। तो शब्द को वृषभ के समान कहा गया। और वृषभ क्या होता था? फलदायक होता था। फल का मतलब नहीं कि उसके फल लगते थे, इसका मतलब यह था कि सारे काम हमारे बैल से ही संपन्न होते थे। वैसे ही लौकिक व्यवहार में जो हमारा व्यवहार है, हम जो बातचीत करते हैं, वो सारी चीजें हमारी शब्द से ही होती है। भाषा की शुद्धता व्याकरण से होती है, भाषा का सही ज्ञान व्याकरण से होता है। भाषा में अन्य जो चीजें हैं वो सारा का सारा हमें व्याकरण से मिलता है। शब्द की रचना, भाषा रचना, साधु शब्द का निरूपण, भाषा का विश्लेषण, नियम निर्धारण, शुद्ध शब्दों का प्रयोग, ये सारी की सारी चीजें हमको संस्कृत व्याकरण से या व्याकरण से मिलती है। अब देखिए सर, आपके एक और अच्छा प्रश्न देता हूं। हो सकता है कि आप लोगों का कभी इस पर ध्यान नहीं गया हुआ हो, लेकिन यह आपकी परीक्षा का एक अच्छा प्रश्न है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से दें। हर बार अलग अलग प्रकार के शिक्षण में एक विशेषता आपसे पूछेगा। कहेगा साहब पद्य की विशेषता बताओ, गद्य की बताओ, व्याकरण की बताओ, अनुवाद की बताओ। सर व्याकरण शिक्षण की विशेषता यदि आपसे पूछे, देखो लिखा है ना, व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता क्या है। और विशिष्टता शब्द से मतलब है कि क्या चाहते हैं आप संस्कृत व्याकरण से, व्याकरण से। तो आपको एक पर्टिकुलर उत्तर देना होता है। छात्रों को भाषा नियमों का ज्ञान कराना। व्याकरण शिक्षण की विशेष बात या विशेषता या प्रमुख विशेषता क्या है? सीधा बात आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा और उसको याद रखना कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान हो जाए बच्चे को। यही विशेष बात संस्कृत भाषा व्याकरण भाषा शिक्षण की होती है। ऐसे आगे मैं आपको पद्य पढ़ाऊंगा तो उसकी भी एक लाइन पढ़ाऊंगा कि पद्य शिक्षण की विशेषता क्या है। सर भाव अनुबोध करना और रसानुभूति करना। इसी प्रकार से मैं आपको गद्य की विशेषता पढ़ाऊंगा, शब्द भंडार में वृद्धि करना और साथ में जो नया है कुछ चीजें उनको ग्रहण करते जाना। तो याद रखना, ये सीधी लाइन है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है कि व्याकरण शिक्षण की विशेषता या विशिष्टता क्या है। मेन एक वाक्य में बात कहो तो क्या कहोगे? हम कहेंगे छात्रों को भाषा के नियमों का ज्ञान व्याकरण के माध्यम से करवाया जाता है। व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? तो सर सबसे मोटा उद्देश्य जो होता है व्याकरण का वो है किसी भी बच्चे को भाषा का ज्ञान कराना। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। आपको ग्रामर पढ़ाई जाए तो सवाल करो आप क्यों पढ़ूं मैं ग्रामर? अरे भैया ग्रामर हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि भाषा का ज्ञान हो जाए, भाषा में दक्षता प्राप्ति हो जाए। तो भाषा का ज्ञान करने के लिए, भाषा में दक्षता प्राप्ति के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। और इसी को एक वाक्य में लिखा है कि भाषा तत्वों का ज्ञान। तो भाषा तत्व का मतलब सर यही होता है कि वर्ण क्या है ना, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, संधि कैसे होती है, समास कैसे होती है, ये सारी चीजें भाषा के तत्व कहलाती हैं। तो भाषा का ज्ञान होना, भाषा में दक्षता प्राप्ति करना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो विशेषता में छात्र के नियमों का ज्ञान हो जाए और प्रमुख उद्देश्य में भाषा तत्वों का या भाषा में दक्षता प्राप्त करना। ये दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा के अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बाकी तो नॉर्मल बातें हैं। नॉर्मल का मतलब एक भाषा ज्ञान के लिए जिन जिन चीजों का ज्ञान होना चाहिए वो सब आपको व्याकरण करवाता है। जैसे उदाहरण के लिए
ध्वनि यानी उच्चारण, शब्द रूप, धातु रूप, शब्द को शुद्ध लिखना, उच्चारण, शब्द भंडार, शुद्ध लेखन, ये सब चीजें, अभिव्यक्ति, तर्क, चिंतन, निरीक्षण, नियमों का ज्ञान, चारों कौशलों का धीरे धीरे विकास, है ना। एक अच्छी लाइन जो आपको याद करनी है वो सुनिएगा। एक परीक्षा का प्रश्न था और बहुत प्यारा प्रश्न था, क्योंकि ये किसी शिक्षा शास्त्री का नाम लेकर आया था। परीक्षा की लाइन थी, बताइए कौन सा शिक्षा शास्त्री ये स्वीकार करता है कि बच्चों को कक्षा 6 से व्याकरण का ज्ञान दिया जाना चाहिए। सर ये भी आपकी परीक्षा का सवाल है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, कौन शिक्षा शास्त्री है जो ये मानता है कि कक्षा 6 से, क्योंकि बच्चे की मानसिक जो दशाएं हैं, जो बच्चे का मानसिक विकास है वो कक्षा 6 से अच्छा विकसित हो जाता है, तो कक्षा 6 से व्याकरण शिक्षण का ज्ञान प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसे आप मौन वाचन करते हो ना, तो मौन वाचन का जो अभ्यास है वो अभ्यास तो कब स्टार्ट कर देना चाहिए? कक्षा 3 से। अरे कल पूछ भी रहे थे भैया बार बार। और मौन वाचन वास्तविक रूप से स्टार्ट कब हो जाता है, यानी बच्चा मौन वाचन कब कराए बच्चे को, तो आप उसको पढ़ते हो कक्षा 6 से। तो सर अभ्यास तो हम कक्षा 3 से ही देवें, ताकि कक्षा 6 तक जाते जाते वो मौन वाचन करने में सक्षम हो जाए। वैसे ही जैसे ये प्रश्न आपके लिए हमेशा विशेष रहा है, वैसे आज से आप भी इस प्रश्न को भी ध्यान में रखें कि कक्षा 6 से ही ग्रामर का अभ्यास कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चा मानसिक रूप से इतना तैयार हो जाता है कि वो नियमों का ज्ञान कर सकता है, सूत्रों को याद कर सकता है, समझ सकता है। और वो महान शिक्षा शास्त्री, उसका नाम क्या है? रायबर्न। इसको फिर एक बार चेंज कर सकते हैं हम कि रायबर्न के अनुसार कौन सी कक्षा से हम व्याकरण शिक्षण का ज्ञान प्रारंभ कर दें, तो भी उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कक्षा 6। अब व्याकरण शिक्षण का पाठ्यक्रम, व्याकरण शिक्षण के पाठ्यक्रम में सारी चीजें डाल दे, कोई विशेष बात नहीं है। ये एक अच्छा प्रश्न आपका फिर आता है। व्याकरण शिक्षण के प्रकार या संभाव्य पाठ, ये आपके सर 3 प्रकार के होते हैं, इसमें तो लिखा ही नहीं है, 3 प्रकार से होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पीपीटी थोड़ी बिगड़ गई है यहाँ पर भी। व्याकरण शिक्षण के प्रकार जो है या संभाव्य पाठ है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पाठ है आपका औपचारिक व्याकरण शिक्षण होता है, एक अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण होता है, और तीसरा आपका व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण होता है। बात समझ में आ रही है आपके? क्या है ये भी आपकी परीक्षा का सवाल है, फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। औपचारिक ग्रामर शिक्षण यानी व्याकरण का पाठ औपचारिक रूप से भी होता है। औपचारिक का मतलब होता है छात्र को अलग से व्याकरण का ज्ञान दिया जाए, सेपरेट, जिसमें आप नियम उदाहरण से बच्चे को व्याकरण का ज्ञान कराते हो। अनौपचारिक का मतलब है अलग से व्याकरण का ज्ञान नहीं होता, ये प्रासंगिक व्याकरण का ज्ञान होता है। गद्य पद्य आदि पढ़ाते समय बच्चे को साथ के साथ ही ग्रामर का थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे दिया जाता है, यानी अलग से ग्रामर पढ़ाने की इसमें हिदायत नहीं दी जाती। भाषा संसर्ग विधि का नाम सुने हो ना, उसके समान। तीसरा होता है व्यावहारिक। व्यावहारिक का मतलब यह होता है कि पहले व्याकरण का थोड़ा सा ज्ञान दो, थोड़ा सा उसको सिखा दो, सिखाने के बाद में जैसे आप गद्य पद्य पढ़ाओ तो उसके साथ उसका तालमेल करते चलो। देखो अपने वहां सीखा था ना, ये यहाँ ऐसा लिखा है, तो दोनों का मिक्सअप हो जाए तो उसको व्यावहारिक पाठ कहते हैं, यही ज्यादा सार्थक माना जाता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ये भी आपकी अच्छी परीक्षा का अच्छा प्रश्न था, याद रखना। चलो, तो स्वतंत्र विधि से व्याकरण का ज्ञान देना तो औपचारिक शिक्षण है। गद्य पद्य नाटक आदि के साथ में पढ़ाते हो तो प्रसंग के अनुसार तो ये व्याकरण का परतंत्र जो शिक्षण है वो अनौपचारिक है। तो एक होता है सर, ये देखो आपका, अच्छा छोटे बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण होना चाहिए? अच्छा प्रश्न आपके लिए कि व्याकरण शिक्षण जो है वो छोटे बच्चों के लिए कैसा हो, औपचारिक हो या अनौपचारिक? तो सर हमेशा अनौपचारिक शिक्षण ही शुरुआत से स्टार्ट किया जाना चाहिए। कक्षा 5 तक के बच्चे को हमेशा गद्य पद्य के साथ में ग्रामर की छोटी छोटी बातें बतानी चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाए, आपकी तरह बूढ़ा हो जाए, अब औपचारिक शिक्षण कर लो। एक व्यावहारिक शिक्षण भी होता है। व्यावहारिक का मतलब है दोनों का मिला जुला रूप। पहले नियम बता दो, पूरी ग्रामर उसको पढ़ा दो, समझा दो, फिर जब किताबें पढ़ाओ तो उस समय उन नियमों को याद करते रहो। देखो बेटा वहां पढ़ा था ना हमने, वहां पढ़ा था ना सर कक्षा 3 से या कक्षा 3 के बाद? कक्षा 3 से ही लिखा था हमने। मौन वाचन किया जाना चाहिए, मौन वाचन का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए कक्षा 3 से, नोट कक्षा 3 के बाद, है ना। और मौन वाचन होता है या करवाया जाता है वो कक्षा 6 से करवाया जाता है, तो 3 के बाद नहीं है, 3 से होता है। अब देखो साहब यहां पर भी है, व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता के भी 3 मत हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब व्याकरणातिरेक सिद्धांत, ये कहते हैं कि व्याकरण जरूरी है। पहला जो है वो व्याकरण अतिरेक सिद्धांत, इसका मतलब है कि व्याकरण शिक्षण के बिना काम नहीं चलेगा। औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता है, नियमों का ज्ञान दे पर भाषा पर पूर्ण अधिकार होता है, यानी व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता के 3 मत है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि बिल्कुल आवश्यकता है, हमको अलग से औपचारिक शिक्षण के द्वारा व्याकरण का ज्ञान दिया जाना चाहिए, सूत्रों को रटाया जाना चाहिए, याद करवाया जाना चाहिए। दूसरा मत है जो ये कहता है कि नहीं नहीं, अलग से व्याकरण पढ़ाने की यानी औपचारिक शिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको भाषा के अनुकरण से ही भाषा सीखी जाती है, इसलिए नियम क्लिष्ट होने के कारण बालकों को रटने में समस्या पैदा होती है। तो भाषा के व्याकरण शिक्षण के 3 मत हैं। एक व्याकरण व्यतिरेक मत है, वो कहता है कि औपचारिक व्याकरण शिक्षण करवाया जाना चाहिए।
दूसरा मत कहता है कि नहीं, अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से पढ़ाओगे व्याकरण बहुत नीरस है, कठिन है, जटिल है, बच्चा तनाव में रहता है, उसको पढ़ना पसंद नहीं है। तीसरा जो मत है वो कहता है कि नहीं नहीं, नियम भी अपनी जगह जरूरी है और व्याकरण भी अपनी जगह जरूरी है, लेकिन पढ़ाने का तरीका ऐसा हो कि नीरस ना लगे, कठिन ना लगे। तो तीसरा जो मतलब वो नियम ज्ञान को रुचिकर बनाए और व्याकरण का ज्ञान देना चाहिए। और व्याकरण ज्ञान जरूरी है, जैसे दवा कड़वी है लेकिन फिर भी वो आपके लिए जरूरी है, इसलिए आपको ग्रामर तो पढ़नी पड़ेगी। बस तरीका यह है कि दवा को ज्यादा कड़वी न बनाकर कम कड़वी बना लिया, मीठी बना लिया, खांसी की दवाई की तरह। तो तीन प्रकार के मत प्रचलित है। कुछ लोग कहते हैं व्याकरण का शिक्षण होना चाहिए अलग से, कुछ कहते हैं कि नहीं अलग से नहीं होना चाहिए, साथ के साथ प्रसंगानुसार होना चाहिए, और कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, व्याकरण का ज्ञान जरूरी है लेकिन उसके लिए आपको शिक्षण कार्य में, शिक्षण विधि में बदलाव करना चाहिए। अब हम हमारे टारगेट पे आते हैं। यहां तक तो हम भूमिका की बातें कर रहे थे। संस्कृत व्याकरण शिक्षण विधियों में यहां से आपका लगभग 2 प्रश्न या 1 प्रश्न पक्का है, और जो सबसे सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न है वो भाषा संसर्ग विधि का, अन्वय व्यतिरेक विधि का, और एक आपका आता है आगमन निगमन का। तो ये तो निश्चित रूप से आपने अच्छे से पढ़ भी रखे हैं, फिर भी क्या पता आपके दिमाग में इससे पहले वो सवाल नहीं हो और मैं यहाँ गुनगुनाऊं और आपके दिमाग में वो सवाल आ जाए। तो मैं अब व्याकरण शिक्षण की जो हमारी विधियां हैं, कुछ विधियां प्राचीन हैं क्योंकि व्याकरण आज की नहीं है सर, संस्कृत के साथ इसका जन्म हुआ। जब संस्कृत पाठशाला परंपरा में पढ़ी जाती रही उस समय भी व्याकरण का अलग से शिक्षण करवाया जाता था। 10वें नंबर पे मैंने आपको लिखवाया, पढ़ाया। और आज भी अनवरत संस्कृत भाषा चल रही है। जहां भाषा चलती है उसके साथ उसके पीछे हमेशा भाषा में अगुवाई करते हुए आपकी कौन चलती है, ग्रामर। तो संस्कृत व्याकरण के समान, संस्कृत भाषा के समान जैसे आपने संस्कृत भाषा की विधियों को प्राचीन और नवीन के हिसाब से पढ़ा, वैसे ही वर्तमान में संस्कृत व्याकरण को भी आप 2 प्रकार से पढ़ेंगे। इन दोनों प्रकारों में सर कुछ ऐसी विधियां जो आपकी प्राचीन विधियां हैं, और ये प्राचीन विधियां हमारी सामान्य पाठशाला परंपरा में पढ़ी जाने वाली विधियों के लगभग समरूप हैं। कुछ विधियां विशेष है जिनकी हम चर्चा करेंगे, जहां से परीक्षा का प्रश्न हमेशा आता है। अब सुनना, जैसे हम प्राचीन विधियों में सूत्र विधि पढ़ेंगे जिसमें बच्चे को सूत्र रटवाया जाएगा। हम पारायण विधि पढ़ेंगे जिसमें सूत्रों का बार बार दोहरान करवाया जाता है। अर्थ अवबोध विधियां आपका वाद विवाद पढ़ेंगे जिसमें हम बच्चे को सूत्र आदि देकर के शास्त्रार्थ करवाते हैं। व्याकरण अनुवाद और भंडारकर विधि की चर्चा हम कर लिए, इसमें व्याकरण के नियम देकर अनुवाद से भाषा सिखाई जाती है। भाषा संसर्ग और अव्याकृत विधि, यहाँ से परीक्षा में बहुत प्रश्न आते हैं हमेशा, लगभग इसके बिना पेपर आपका होता नहीं, इसलिए सर याद रखना कि ये आपका काम, भाषा संसर्ग का 1 प्रश्न जरूर आता है। अन्वय व्यतिरेक विधि में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं बताऊंगा। अन्वय का नाम लेते या पद्य में भाग जाते हो, जबकि अन्वय व्यतिरेक विधि आपकी ग्रामर की विधि है। इसी प्रकार अनौपचारिक विधि वो भाषा संसर्ग का दूसरा नाम है। कुछ निगमन विधियां हैं जहां नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे, एक आगमन विधि है जहां हम उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे, एक व्याख्या विधि है जहां सूत्रों की व्याख्या की जाती है। इसके बाद में सर कुछ नवीन विधियों की चर्चा हम करेंगे। आगमन निगमन को अलग अलग करेंगे तो ये प्राचीन विधि है। एक भैया मुझे कमेंट्स करके बार बार करे थे, नहीं सर आगमन तो नई विधि है, निगमन भी नई विधि है। अरे भैया ऐसा नहीं है, आप देखेंगे थॉमस रिस्कन आदि के जमाने से रूसो ने जो है सबसे पहली बार, अरस्तु ने सबसे पहली बार आगमन निगमन का प्रवर्तन किया। तो आगमन निगमन अलग अलग आती हैं तो दोनों प्राचीन विधियां हैं, लेकिन दोनों का मिला जुला आजकल एक नया रूप मिलता है कि आगमन निगमन दोनों साथ करें तो वो नया रूप हो जाएगा। किताब के सारे ग्रामर पढ़ोगे, पाठ्यपुस्तक विधि है, सबका एक साथ प्रयोग करोगे, समवाय विधि है। वाक्य की संरचना के आधार पर, वाक्य के शब्दों को आधार मान करके ग्रामर की बातें करोगे, कर्ता कर्म क्रिया की, तो वो संरचनात्मक विधि है। ये केवल नाम मात्र की विधि है, इनकी चर्चा हमें नहीं करनी है। बस नाम ध्यान रखना कि नियोजित अध्ययन विधि है, आर्मस्ट्रांग की ह्यूरिस्टिक अनुसंधान विधि है, और किलपैट्रिक जॉन डीवी की प्रायोजना विधियां हैं। हम जो सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं उनमें हम चर्चा करेंगे प्राचीन विधि की। चलिए एक सवाल मैं फिर आपको स्टार्ट में देता हूं। हमारा सबसे पहला सवाल विधियों संबंधित व्याकरण में आता है, निम्न में से कौन सी प्राचीन शिक्षण विधि है, नहीं है। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सी नवीन शिक्षण विधि है, नहीं है। तो आपको कम से कम ये भी डिफाइन होना चाहिए कि ये तो प्राचीन विधियां हैं और ये आपकी सारी की सारी नवीन विधियां हैं। अब प्राचीन विधि के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सबसे पहले विधि का नाम, जिसमें हम पढ़ रहे थे सूत्र विधि। और ये सारी की सारी विधियों में लगभग ऐसी कुछ विधियां भी हैं जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके, ध्यान रहे। इसलिए मैं इधर कम ध्यान दूंगा, आपकी तरफ ज्यादा ध्यान दूंगा। प्रश्न है वहां पर हम ज्यादा जोर देंगे, सुनिएगा ध्यान से। सूत्र विधि याद कीजिए सर, वहां पढ़े थे, वहां मैटर को शॉर्टकट में दे करके उसको याद करने की बात कर रहे थे। अब ग्रामर में तो डायरेक्ट सूत्र ही होते हैं, क्योंकि भगवान पाणिनि के द्वारा दिए गए 4000 सूत्रों का पठन पाठन व्याकरण में होता है। तो सूत्र विधि का मतलब क्या है? सूत्र विधि का मतलब है अध्यापक अपने छात्रों के सामने सूत्र रखता है,
फिर सूत्र की व्याख्या करता है। ये व्याख्या पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप, समाधान इन 6 चरणों में हो सकती है। या पतंजलि की बात करें तो चर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण और व्याख्याध्यार से हो सकती है। सर सूत्र को आराम से बढ़िया से समझाकर बच्चों को याद करवाया जाता है। इस प्रकार लगभग 4000 अष्टाध्यायी के सूत्रों को बच्चों को बार बार रटने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक समय ऐसा आता है जब बालक अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को रट लेता है। यही विधि और इसी तरह पढ़ाने की इस विधि का नाम ही सूत्र विधि है। कहते हैं ये परंपरागत विधि है और एक प्राचीन प्रणाली है। प्राचीनतम नहीं बोला, प्राचीनतम तो मैंने कहा कि उस समय रीट का सवाल आया तो पारायण को स्वीकार किया उसने, लेकिन है तो ये भी प्राचीन। इसमें हम कौन से शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हैं? तो इसमें हम सर नियम ही तो पढ़ाते हैं, फिर नियम की व्याख्या करते हैं। तो ये सामान्य से विशेष की ओर जाती है, यानी नियम से उदाहरण की ओर जाती है। अध्यापक पहले नियम बताता है, फिर उदाहरणों से स्पष्ट कर देता है। व्याकरण के नियमों को सूत्र रूप में बताकर, यानी व्याकरण के जितने भी लगभग बोला मैंने, लगभग आपके जो 4000 सूत्र हैं या 3992 या 3978 आपने अच्छा पढ़ लिया होगा इस बारे में, उनको क्या करवाया जाता है सर? याद करवाया जाता है। शिक्षक छात्रों से सूत्र रटवाता है सर। आपको पता होना चाहिए जहां रटवाया जाता है वहां निरस्ता होती है, यानी कुल मिलाकर के सूखा सूखा लगता है, एकदम शुष्क विधि है और बच्चे क्या करते हैं? बहुत निरस्ता का अनुभव करते हैं। एक समय ऐसा आता है जो सामान्य बालक है या पिछड़ा बालक है सर, वो निष्क्रिय रहता है, उसको याद नहीं होता। एक ऐसी विधि जो केवल रटवाने पर बल देती हो, अवबोध पर बल नहीं देती हो, ऐसी विधि को बताओ सर आप कैसी विधि कहोगे? मनोवैज्ञानिक विधि कहोगे। तो अध्यापक जिस सूत्र पढ़ाते हैं उदाहरणों से समझा देते हैं, तो ये एक प्रकार की निगमन विधि का रूप है। समझ रहे हो ना? निगमन, वहां पर भी गुरुजी सूत्र बताते हैं, नियम बताते हैं, उदाहरण समझा देते हैं। यहां पर भी लगभग आपकी वही बात है। उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। छोटे बच्चों को इको एणची करोगे तो बच्चे कहेंगे इको एणची कौन दाल मर्ची, कह के भाग जाएंगे सर। कहते हैं घटे समुद्र पूर्णम नियम पर आधारित है। घटे समुद्र का मतलब होता है घटे यानी घड़े में, गागर में, समुद्र यानी सागर भरने के नियम पर है। आपने सूत्र की परिभाषा पढ़ी होगी, अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, सारवत, विश्वतोमुखम, तो वो सब सूत्र के लिए आता है। लेकिन हमारे जैसे, मेरे जैसे मंदबुद्धि, आप तो कह रहे होशियार बालक हैं, मेरे जैसे मंदबुद्धि बालक और साधारण बालकों के लिए कोई उपयोगी नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा सर? हमें हमेशा अवबोध की तरफ जाना चाहिए, जबकि रटने पर बल देती है। इसलिए सूत्र विधि में सूत्र रटवाए जाने के कारण रट्टू तोता बना देते हैं बच्चे को। इसलिए सर ये कैसी विधि? आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि है। मैंने अभी अभी कहा कि सूत्र विधि में सूत्र पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत व्याकरण के सूत्र पढ़ाए जाते हैं। कहा है सूत्र क्या चीज है? तो सूत्र के लिए कहते हैं सर अल्पाक्षरम, जिसमें कम अक्षर हो, बहुत कम, असंदिग्धम, जिसमें संदेह ना हो, कोई गलती की गुंजाइश ना हो, सारवत विश्वतोमुखम, सारवत का मतलब सारांश को कहने वाला, ज्यादा बात बोलने वाला नहीं, शॉर्टकट में खल्लास। विश्वतोमुखम, बात करो तो सर बहुत बड़ा मुख हो उसका, यानी इको एणची की व्याख्या करने बैठो तो बहुत सारी व्याख्या हो जाए। अस्तोभमनम अनवद्यम च, अस्तोभम का मतलब होता है दोष रहित, अनवद्यम का मतलब निर्दुष्ट, दोष रहित। तो अस्तोभम और अनवद्यम च, जो आपका बिना किसी दोष के हो, यानी दोष रहित हो और निर्दुष्ट हो, ऐसा जो होता है उसको हम सूत्र विदो विदु, सूत्र को जानने वाले उसको हम सूत्र कहते हैं। तो अल्पाक्षर होना चाहिए, है ना, असंदिग्ध रहे, संदेह से रहित हो, सारांश को कहने वाला हो, व्याख्या करे तो बड़ी बातें हो, खूब सारी बातें निकल के आए। अस्तोभमन और अनवद्यम च का मतलब दोष रहित होना चाहिए, किसी प्रकार का दोष संदेह उसमें नहीं होना चाहिए। और ये सूत्र संस्कृत व्याकरण में 6 प्रकार के, ये भी हमारी एक बार टीजीटी सेकंड ग्रेड एग्जाम में सवाल आया था परीक्षा में कि बताइए निम्न में से कौन सा सूत्र का भेद नहीं है। तो इसको भी एक बार आप पढ़े, मधुसूदन गर्ग भी लगातार कर भी रहे हैं। तो सर कौन कौन से सूत्र के प्रकार हैं? तो ये 6 प्रकार है। संज्ञा सूत्र होते हैं, परिभाषा सूत्र होता है, विधि सूत्र होता है, नियम सूत्र होता है, अतिदेश सूत्र होता है और अधिकार सूत्र होता है। अब ये सूत्र क्या होते हैं ये आपकी मर्यादा से लाखों को दूर है। जब आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो वहां इसकी चर्चा हम करते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि संस्कृत व्याकरण के सूत्रों के प्रकार कितने हैं? आपका जवाब होना चाहिए 6 प्रकार। इस प्रकार से ये जो आपकी विधि है ये आपकी सूत्र विधि है। तो मोटी मोटी बात, सूत्र विधि में सूत्र पढ़ाए जाते हैं, सूत्रों को याद करवाया जाता है, रटाया जाता है। इसलिए इस विधि का नाम रटन विधि है या कंठस्थीकरण विधि है, स्मरण विधि है। ये पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक अवबोध का स्थान ही, आगे बढ़ते हैं साहब। पारायण विधि, हमने पढ़ा था कि किसी भी बात को या किसी भी मंत्र को, श्लोक को, सूत्र को स्वर के साथ, आवाज के साथ जब बार बार दोहराया जाए, पाठ किया जाए तो उसको हम पारायण कहते हैं। अब हम व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत बात कर रहे हैं। बातें वही है जो आपने प्राचीन शिक्षण विधि में पढ़ी थी कि यहां पर हम किसको पढ़ेंगे सर? अब की बार हम पारायण में हम कहेंगे कि साथ एक सूत्र को या सूत्रों को बार बार पढ़ना पारायण कहलाता है। नियमानुसार सूत्रों का पारायण करने वाले व्यक्ति को हम पारायणिक कहते हैं। और जो आदमी ऐसे बार बार पढ़ता हो
पूरे पाठ को 5 बार पढ़ेगा तो उसको पंच का अध्ययन कहेंगे, एक ही पाठ के शब्द को 5 बार पढ़ेगा तो उसको पंचवार कहेंगे, और 5 प्रकार तरीकों से पढ़ने वाले को हम पंचरूप कहते हैं। यह आपने पढ़ लिया इसलिए बोल रहा हूं। सर पारायण करते समय कई इस प्रकार की अशुद्धियां बच्चे मुख से करते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया इसलिए थोड़ा सा जल्दी से निकल रहा हूं यहां से। हमने पढ़ा था कि एक बार गलती करेगा तो वो एका नहीं कहलाएगा, 2 बार गलती करेगा द्वे नहीं कहलाएगा, 3 बार करेगा त्रैनिक, चतुर्निक, पंचनिक, ऐसा करके उसके नाम हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी पारायण क्यों करवाया जाता है सर? यहाँ सूत्रों का पारायण इसलिए करवाया जाता है ताकि सूत्र याद हो जाए, यानी यहाँ पर भी रटवाया जाता है, कंठस्थकरण करवाया जाता है। क्यों भाई? ताकि हम इस ज्ञान को याद करके आने वाली आगामी पीढ़ी को स्थानांतरित कर सके। तो ज्ञान स्थानांतरण करने के लिए प्राप्त जो ज्ञान है उसका संरक्षण करके आगे की पीढ़ी के लिए ट्रांसफर, यानी उसको आगे भेजने के लिए, आगामी वंश परंपरा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना सर, यह भी एक अमनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि रटने पर बल देती है, अवभूत पर बल नहीं देती है। लेकिन याद रहे ये सबसे प्राचीनतम विधि है, सूत्र विधि से भी प्राचीन जो है आपकी पारायण विधि को माना जाता है। क्योंकि सर संसार में जब भी किसी व्यक्ति ने कभी भी शुरुआत के दिनों में याद करने का प्रयास किया होगा ना, तो सबसे पहले उसने दोहराने का काम किया होगा। आप भी तो दोहराते ही हो बार बार, तो जब ग्रामर नहीं थी तब भी पारायण होता था, इसलिए सबसे प्राचीनतम विधि पारायण, उसके बाद में सूत्र विधि है। तीसरी बात, तो पारायण क्या है? बार बार किसी सूत्र को पढ़ना पारायण है। पारायण करने वाला पारायणिक है। पारायण इसलिए किया जाता है ताकि याद हो जाए, और याद मतलब कंठस्थीकरण हो जाए यानी स्मरण हो जाए। तो ये भी रटने पर बल देती है, 1 नंबर की कतई बकवास यानी कि अमनोवैज्ञानिक विधि, लेकिन फिर भी काम आती है। आप भी तो पारायण करते हो, इतिहास की तिथियां रटते हो, व्यक्तियों के नाम रखते हो, इसी प्रकार से आप किताबों के लेखकों के नाम रटते हो, लेखकों के द्वारा लिखी जाने वाली किताबों के नाम रटते हो। कितनी सारी किताबें, कितनी सारी बातें हैं। रूपांशी पूछ रही है छात्र किस ओर अग्रसर होते हैं आगमन विधि में? छात्र अनुसंधान की ओर अग्रसर होते हैं, नियम की ओर अग्रसर होते हैं। आप क्या पूछना चाह रहे हो? निष्कर्ष की ओर अग्रसर होते हैं, बाकी पता नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो। अगला देखो सर, व्याकरण अनुवाद विधि, इसकी चर्चा हम कर लिए हैं। इसमें भी व्याकरण का पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ कठिन या पूरे नियम नहीं लिए जाते हैं, थोड़े से सरल नियम लिए जाते हैं जिनसे काम चल जाए। ऐसे जुगाड़ी नियमों को लेकर के फिर उन नियमों को समझाया जाता है अध्यापक द्वारा। अध्यापक जी नियम समझा देते हैं कि बेटा टेंस में प्रेजेंट टेंस का लक्षण ये होता है, उदाहरणों से समझा दिए कि ये देखो 2-5 उदाहरण, अब तुम करो। तुम करो का मतलब दूसरी प्रक्रिया व्याकरण ज्ञान के बाद में अनुवाद की आती है। प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा में अनुवाद, द्वितीय से वापस प्रथम भाषा में अनुवाद, और आवश्यकता पड़ने पर साथ में हम शब्दकोश का ज्ञान देते हैं। ऐसे डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा दी गई पाश्चात्य विधि जिसमें व्याकरण को सिखाया जाता है, उस विधि का नाम व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि है। आई बात समझ में? और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसमें 4 सोपान है, उसमें अच्छी बातें भी है, बुरी बातें भी, जो भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी तो व्याकरण अनुवाद पढ़ाया जाता है। अनुवाद तो पढ़ाया जाता है भाषा का, लेकिन अनुवाद के साथ साथ व्याकरण भी तो पढ़ाई जाती है। बिल्कुल शब्द रूपों में पारायण होता है ना। 2 किताबें इन्होंने लिखी, एक का नाम संस्कृत मार्गोपदेशिका और एक का नाम संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका। हमने डिटेल में चर्चा कर ली है, इसको समय नहीं देंगे, इसकी भी हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। व्याख्या का मतलब होता है किसी भी, अब सूत्र के बारे में बात करेंगे हम तो, क्योंकि ग्रामर की बात करें ना हम, तो ग्रामर में या व्याकरण शिक्षण में व्याख्या विधि क्या है? सर किसी भी सूत्र के अर्थ को विस्तार करने के लिए, किसी भी सूत्र की जटिलता को दूर करने के लिए, सूत्र का विस्तृत विवेचन करने के लिए अध्यापक इसका सहारा लेता है व्याख्या का। व्याख्या हमेशा व्याख्या के लिए अध्यापक ही काम करता है, इसलिए एक पक्षीय है। अध्यापक सक्रिय रहता है, छात्र निष्क्रिय रहता है। इसलिए क्या है, एक प्रकार की नीरस और शुष्क विधि है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की प्रतिकूल विधि है। बालक नीरसता का अनुभव करता है, हाथ के थोगा लगाकर ये मुंह के बैठा रहता है, बार बार कभी कभार उबासी भी ले लेता है, आंखें खुली रहती है, टमक टमक देखता है, बाकी मस्तिष्क तो सो जाता है उसका, जैसे आप सबका सो रहा है ना। तो यहाँ क्या करते हैं सर, सूत्र रखते हैं, सूत्र की व्याख्या करते हैं। और व्याख्या के लिए वो आपको मैंने पढ़ाया था 6 प्रकार के कार्यक्रम, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप और समाधान। इस प्रकार एक अध्यापक हकीकत में निगमन के समान काम करता है। यहाँ निगमन विधि में भी हम क्या करते हैं, सूत्र विधि में भी ऐसा ही करते हैं। तो इस सूत्र विधि का बड़ा रूप है ना। यहाँ सूत्र रटवाए जाते हैं, सूत्रों को उदाहरणों से समझाया जाता है, तो हम सूत्र से उदाहरण की ओर इसमें चलते हैं। इसलिए ये भी आपके निगमन विधि के समरूप विधि है। लिखा देखो, आधुनिक निगमनात्मक विधि के समकक्ष है। सूत्रार्थ स्पष्टीकरण करने के लिए व्याख्या का सहारा लिया जाता है, जहां पर पदच्छेद, पदार्थ का उक्ति, पदच्छेद का मतलब पदों का विभाजन करना। जैसे आपने वृद्धि आदेश सूत्र पढ़ा रहे बच्चों को मान लो ग्रामर में, और वृद्धि आदेश की व्याख्या करना चाहते हैं आप, तो कैसे करोगे? तो पदच्छेद करते हैं सबसे पहले, यानी पदों का छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। जैसे वृद्धि आदेश में कहेंगे वृद्धि आत एच। फिर पदच्छेद यानी पदों को अलग अलग करने के बाद में पदार्थ उक्ति कहेंगे, यानी पदों का अर्थ बताएंगे। जैसे आपने बता दिया वृद्धि आदेश में वृद्धि आत एच, फिर कहेंगे वृद्धि क्या है, संज्ञा है,
आत माना दीर्घ आ होता है और ऐच प्रत्याहार में आई और औ दो का ग्रहण आता है। तो फिर शब्दों का अलग अलग करने के बाद शब्दों का अर्थ बताया जाता है। यदि समास हो तो फिर विग्रह करेंगे। मान लो वृद्धि में आत च एच चेति आरच ऐसा कहा जाएगा। वाक्य योजना का मतलब अर्थ के अनुसार उस शब्द को या सूत्र को जमाया जाता है। जैसे वृद्धि आदेश सूत्र को क्रम से जमाएंगे कि आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है तो आत एच बराबर वृद्धि संज्ञा। आक्षेप का मतलब कोई भी शंका, समाधान, अपवाद, विरुद्ध नियम कोई भी आता हो उसकी चर्चा करते हैं। और समाधान का मतलब होता है लास्ट में शंका का निराकरण करना। ये काम कौन करेगा? समाधान का शिक्षक करेगा। आक्षेप गुरुजी भी लगा सकते हैं अपने मन से, बच्चे नहीं पूछे तो, और बच्चों के दिमाग में आती है तो छात्र भी आक्षेप का कार्य कर सकते हैं। तो पदच्छेद करते हैं, पदार्थ उक्ति करते हैं, फिर विग्रह की आवश्यकता हो समास में तो समास विग्रह करते हैं और अर्थ के अनुसार पदों को जमाते हैं। पदार्थोक्ति के बाद में वाक्य योजना करते हैं, लास्ट में बच्चों का आक्षेप और अध्यापक द्वारा समाधान करते हैं। लेकिन पतंजलि ने 4 बातें बताई थी, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि चर्चा करते हैं यानी सूत्र की व्याख्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, फिर अपवाद यानी प्रत्युदाहरण देते हैं, आवश्यकता पड़ने पर सूत्र के अर्थ को करने के लिए कि दूसरे सूत्रों के शब्दों को लेके पूरा अर्थ कर लिया जाता है। एक पक्षीय क्योंकि मास्टर जी काम करते हैं, केवल सर्वाधिक शिक्षक की भूमिका होती है, छात्र निष्क्रिय रहता है, अमनोवैज्ञानिक विधि। लेकिन कल भी मैं आपको बताया था, लेकिन व्याख्या एक ऐसी विधि है जो अनिवार्य विधि है, महत्वपूर्ण विधि है, सर्व प्रचलित विधि है। 3 बातें बोली मैंने, अनिवार्य है, सर्व प्रचलित है और महत्वपूर्ण है। गद्य पद्य नाटक व्याकरण अनुवाद कहीं भी चले जाओ सर, हर जगह काम आती है, इसलिए सर्व प्रचलित है। अध्यापक बिना व्याख्या के सर किसी शिक्षण को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए अपरिहार्य यानी अनिवार्य है। और जो सब जगह काम आए, हर रूप में काम आए, अध्यापक के लिए हमेशा काम आती हो, ऐसी विधि अपने आप में महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट हम चलते हैं अर्थावबोध यानी वाद विवाद विधि, तर्क वितर्क, खंडन मंडन विधि। होता क्या था सर, हम ग्रामर की बात कर रहे हैं प्राचीन विधियों में। तो प्राचीन काल में, राज के काल में भी क्या होता है, आपने बच्चे को सूत्र पढ़ाया। अब सूत्र पढ़ाने की विधि में सूत्र विधि भी आती है, पारायण भी आती है, व्याकरणवाद भी आती है, व्याख्या विधि भी आती है। समझा दिया आपने व्याख्या विधि से। तो पहले तो बच्चे को आपने सूत्र विधि से और पारायण विधि से रटवा दिया नियम, उसको कुछ पता नहीं है हाथ पैर की सूत्र का अर्थ क्या है, इस नियम का मतलब क्या है। अब सर मतलब के बिना तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, फिर आपने व्याख्या कर दी कि चलो मैं बता देता हूं, ये देखिए है। अब बच्चे को थोड़ा समझ में आ गया, अच्छा अच्छा ये नियम है, ये इसके उदाहरण है, तो ऐसे ऐसे मामला बैठ जाता है। अब हम चाहते हैं कि बच्चों की परीक्षाएं तो लेवें, हम देखें तो सही बच्चे ने कितना समझा है कि केवल रटा है। अब पहले तो सर आज की तरह लिखित परीक्षाएं होती नहीं थी, तो अब क्या करे जाए, परीक्षा कैसे ली जाए बच्चे की। तो गुरुजी इसके लिए कुछ क्रिया आधारित या कुछ ऐसे प्रतियोगिता आधारित परीक्षाओं का आयोजन करते थे। उसका एक हिस्सा है आपका वाद विवाद, यानी किसी सूत्र को आधार बना करके उस सूत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करना, सारे बच्चों में से कुछ विशेष बच्चों के मतों को सामने रखना, ये वाद विवाद विधि कहलाती थी। सर इसका मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार प्रश्न आया था कि बताइए एक ऐसी विधि का नाम बताओ जो रटंत से अवबोध के, रटंत के साथ साथ अवबोध पर भी बल देती है। तो वो आपकी विधि हो जाएगी संस्कृत व्याकरण में वाद विवाद विधि। वाद विवाद का मतलब शास्त्रार्थ ही होता है। शास्त्रार्थ वही करेगा जो रटने के साथ साथ बात को समझता भी है, रट कर जाने वाला कभी भी शास्त्रार्थ नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। तो सर ये रटने के साथ साथ अवबोध पर भी बल देती है। यास के मैंने निरुक्त में, अब से तो फालतू की बातें हैं, इनसे आपको कोई मतलब भी नहीं है। तो सर किसी चीज को, रटी हुई चीज को आगे हम ये देखना चाहते हैं कि अवबोध तक कहां तक गई, उसके लिए अध्यापक जी वाद विवाद का सहारा लेते थे। सूत्र पढ़ाना, सूत्र रटना सूत्र विधि है। सूत्रों को बार बार सस्वर पाठ कराना पारायण विधि है। सूत्रों के साथ में सर व्याकरण और अनुवाद का सहारा लेना व्याकरण अनुवाद विधि है। और साथ में अध्यापक के द्वारा सूत्रों की विस्तार से व्याख्या करना व्याख्या विधि है। नंबर 5, रट लिए हो, समझा दिए हो, तुम कितना समझे हो, इस बात की जानकारी लेने के लिए वाद विवाद विधि है। अब जो विधियां आ रही नहीं, आपकी परीक्षा का मुख्य टारगेट है, वो तो नॉर्मल सी बातें थी, इसलिए मैंने कुछ विशेष कहा भी नहीं आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुने सर। छठी जो आपकी विधि है उसका नाम भाषा संसर्ग विधि है। और सर यहां से लेकर के अंत तक, आगमन निगमन की समाप्ति तक आपकी परीक्षा के खूब सारे सवाल आते हैं। सुनिएगा, मैं उनको रिपीट करता हूं और प्रयास करता हूं कि आपके जहन में उतर जाएं। सबसे पहला सवाल है मेरा, भाषा संसर्ग विधि का दूसरा नाम क्या है। पहला सवाल ही सर इसका यही आता है। आपके पेपर टेस्ट सीरीज में भी आपने खूब देखा होगा, आपके बार बार पेपर वगैरह में खूब सारे सवाल आते हैं, जिसमें एक सवाल कॉमन होता है कि बताइए भाषा संसर्ग विधि का दूसरा नाम क्या है। भाषा संसर्ग विधि का दूसरा नाम क्या है। भाषा संसर्ग विधि का दूसरा नाम क्या है। और भाषा संसर्ग विधि का दूसरा नाम अव्याकृत विधि है। क्यों भाग जाता है यार, ये आ गया। तो भाषा संसर्ग विधि का दूसरा नाम परीक्षा में पूछेगा सर आपसे कि बताइए क्या नाम है।
तो पहला प्रश्न तो सर आपका यही हो जाता है, आपका जवाब होता है अव्याकृत विधि या अव्याकृति विधि। अब मैं जो बातें कर रहा हूं उसको थोड़ा गौर से सुनना। आगे देखो सर, इसके प्रवर्तक कौन है? फ्रेडरिक हर्बर्ट नहीं है सर, इसके प्रवर्तक का नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न सुनिए साहब, संस्कृत भाषा के साथ साथ ही व्याकरण ज्ञान को अनौपचारिक रूप से दिया जाए। क्या है भाषा संसर्ग विधि? मैं ऐसे ही बोल देता हूं आपको सर। आपके दो शब्द हैं, एक का नाम है भाषा संसर्ग। कहते हैं कि भाषा पढ़ाते समय उसके साथ साथ में ही, संपर्क से ही यदि व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाए तो इस विधि का नाम ही भाषा संसर्ग विधि। पहली बात, जब आप गद्य पद्य नाटक अनुवाद पढ़ाते हो, पढ़ाते पढ़ाते अनौपचारिक रूप से ही आप यदि संस्कृत व्याकरण का ज्ञान देते चलोगे, यानी भाषा के गद्य पद्य नाटक पढ़ाते समय अलग से ही व्याकरण का ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ साथ में पढ़ाते, उस विधि का नाम भाषा संसर्ग विधि। दूसरी व्याख्या, इस विधि का एक रूप यह भी ऐसा भी कहा जाता है कि भाषा के जो अच्छे जानकार हैं, यानी भाषा के अच्छे जो विद्वान हैं, उनके संसर्ग यानी उसके संपर्क से, उनकी संगति से बच्चा व्याकरण का ज्ञान कर लेता है, उसके साथ में रहेगा तो उसकी सुनेगा, उससे बोलेगा, करेगा। तो संस्कृत के विद्वानों के संपर्क में आकर यदि भाषा में व्याकरण का ज्ञान सीखा जाए, भाषा सीखा जाए, तो ये भी आपकी भाषा संसर्ग विधि है। तीसरी बात, भाषा की अच्छी किताबों को पढ़ने की सलाह दी जाती है और बालक क्या करता है? भाषा की किताबों के संपर्क से, भाषा की किताबों को पढ़ पढ़ के, समझ समझ के, याद करके यदि भाषा सीख लेता हो, व्याकरण सीख लेता हो, तो वो भी आपकी भाषा संसर्ग विधि है। तो भाषा संसर्ग विधि के तीन प्रमुख लक्षण है। नंबर एक, भाषा के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान दिया जाए तो भाषा संसर्ग विधि है। भाषा विद्वानों की संगति से, संगत से यदि व्याकरण का ज्ञान किया जाए तो भाषा संसर्ग विधि है। भाषा की अच्छी किताबें पढ़ करके यदि आप व्याकरण का ज्ञान करते हो तो वो भी आपकी भाषा संसर्ग विधि है। नंबर तीन के बाद चौथा लक्षण है कि जब भाषा में व्याकरण का अलग से ज्ञान नहीं दे करके भाषा पढ़ाते समय थोड़ा थोड़ा ज्ञान अनौपचारिक रूप से दिया जाए, भाषा के विद्वानों के संपर्क से भाषा में व्याकरण का ज्ञान सीखा जाए, भाषा की किताबों के सहारे भाषा का व्याकरण का ज्ञान सीखा जाए, तो इस विधि का नाम अव्याकृत विधि या भाषा संसर्ग विधि है। अब इस शब्द को भी देख लो, अव्याकृत का मतलब क्या है? व्याकृत माना अलग से व्याकरण पढ़ाना और अव्याकृत का मतलब अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाना। तो कहा कि अलग से ग्रामर पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, भाषा के साथ साथ ही पढ़ा लो, गद्य पद्य नाटक के साथ पढ़ा लो, भाषा के विद्वानों की संगत में रह लो, उनकी सुनोगे रोजाना। मेरी मम्मी हमेशा कटोरी को प्याली बोली, घर में आज तक मैं प्याली बोलता हूँ, उसको प्याली समझता हूँ। यदि मेरी मम्मी कटोरी को प्याली नहीं बोलती और कह देती कि बेटा ये तो उड़न खटोला है, तो मैं सर खाना खाते समय कहता मम्मी सब्जी खानी है, उड़न खटोला लेकर आ। बात समझ में आ रही मेरी बात? उसी प्रकार मेरी मम्मी ने चारपाई को हमेशा खाट ही कहा तो मैंने खाट समझा। तो जिसकी संगत में रहते हैं सर वैसा ही हम सीख लेते हैं। तो अच्छे लोगों की संगत में रहोगे, अच्छी ग्रामर आ जाएगी। कहते हैं कि औपचारिक व्याकरण शिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, व्याकरण शिक्षण अनौपचारिक होना चाहिए। और आगे कहते हैं कि बालक जैसे वातावरण से अपनी मातृभाषा सीख लेता है, वैसे ही अच्छे विद्वानों के संपर्क से, अच्छी किताबों के संपर्क से और भाषा के साथ साथ अभ्यास करके अनौपचारिक रूप से व्याकरण सीख सकता है। संभाषण द्वारा व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, इसका मतलब यही होता है। संभाषण का मतलब आप लोगों ने सुना है ना, 90 दिन में सीखिए फर्राटेदार अंग्रेजी। तो सर वहां क्या होता है? सभी को ले जाया जाता है, बाड़े में घुसेड़ दिया जाता है और उस बाड़े में 3-4 लोग होते हैं जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं। वो आपसे बातें करते हैं, हेलो मिस्टर हाउ आर यू, फलाना ढीगड़ा। आप क्या करते हैं? उनसे सुनते हैं और आपको पाबंद कर दिया जाता है कि आप बोलोगे हर चीज अध्यापक से, आपस के साथ ही सभी जो लोग हैं संस्कृत में या इंग्लिश में बात करोगे तो इंग्लिश में बात करते करते हाउ डू यू डू यू डू यू डू यू डू करते करते हम डी डी सीख जाते हैं। तो कहने का मतलब कि लोगों के संपर्क से हम संस्कृत व्याकरण सीख सकते हैं, अलग से व्याकरण पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अनौपचारिक विधि सर ये सैनिक विधि और संगठना विधि के नाम से और श्रमभाष्य विधि के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये विधि आपकी एक नवीन विधि है। जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था ये हमारे संस्कृत में काम में नहीं, ध्यान रखना, लेकिन आई तो मैंने नाम लिख दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ? लड़ाई झगड़े में साहब एक ही जगह पर अलग अलग देशों के लोग साथ सैनिक लड़ने आए। अब अलग अलग जापान का कोई सैनिक आपसे आकर बात करने लगे, आप हिंदुस्तान के सैनिक हैं, तो आप कैसे समझाओगे? तो नहीं पार पड़ेगी। तो अब उस समय क्या हुआ कि सभी लोगों को भाषा का ज्ञान देने के लिए उनको एक साथ रखा गया और एक साथ रख करके उनको ट्रांसमिशन के साथ, संपर्क के साधन से या संपर्क आपस में बातचीत के माध्यम से धीरे धीरे वो शब्द पकड़ने लग गए। तो सर इस विधि का प्रयोग, ये हमारे संस्कृत में नहीं है, हिंदी में है, इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। सैनिकों को अलग अलग भाषाओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए इस विधि का सहारा लिया गया। इसमें सैनिकों को एक साथ रखा गया, आपस में संवाद करने के लिए मोटिवेट, प्रेरित किया गया। फिर धीरे धीरे कुछ शब्दों को पकड़ते पकड़ते सैनिक एक दूसरे की भावनाओं को कम से कम समझ सके, इतनी भाषा तो सीख ली। आज सर आज जाकर के आप किसी
अंग्रेजी देश में रहने लग जाओगे तो अंग्रेजी सीख जाओगे। आज जैसे हमारे आसपास के अंग्रेजी शब्द है तो वो भी हम सीख जाते हैं। तो ये विधि हमारी संस्कृत की नहीं है, आपको भाषा संसर्ग विधि का सवाल जरूर याद करना है, ठीक है। ये देखो, भाषा विदों बालक संपर्क में आने पर अनुकरण से सीख जाता है, ये भाषा शिक्षण की विधि के नाम से जानते हैं, व्यावहारिक ज्ञान होता है, फलाना ढिगड़ा डीव जो भी है। अब यहां से आ जाओ सर, 8वां प्रश्न है। 8वीं विधि का नाम है अन्वय व्यतिरेक विधि। ये भी परीक्षा का एक सवाल देती है और कई बार बहुत सारे लोग गलत करते हैं सर। अब गलत कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। परीक्षा का प्रश्न आता है कि अन्वय व्यतिरेक विधि किसकी विधि है, जबकि एक प्रश्न और आता है कि अन्वय विधि किसकी विधि है। दोनों में दिन रात का अंतर है सर। यहां जो अन्वय मैंने अलग से लिखा है, इसका मतलब है अर्थ के अनुसार श्लोक के शब्दों को जमाना। तो अन्वय जो विधि है ये तो आपकी पद्य की विधि है, और इसी अन्वय विधि के आगे जाकर के 2 भाग हो जाते हैं। आपने तो अच्छे पढ़े, आप पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पढ़ने वाले। एक आता है व्याकरण के सवालों से अन्वय करना, जिसको आपने दंडान्वय नाम कहा, और आगे जाकर एक आपकी होती है साहित्यिक प्रश्नों के द्वारा, है ना, वहां आपका खंडान्वय होता है। तो अन्वय विधि का नाम परीक्षा में आ जाए कि अन्वय विधि किसकी विधि है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अन्वय विधि हमेशा पद्य शिक्षण की विधि है। जबकि सर अन्वय के साथ में व्यतिरेक शब्द आ जाए तो समझ जाना कसम खा लो गंगा मैया की कि फिर हम व्याकरण शिक्षण के लिए कहेंगे। अब आप लोग क्या है कि अन्वय का नाम पढ़ते आपके अंदर गुदगुदी होती है, ओहो इतना सीधा प्रश्न, ये तो मैं आसानी से कर दूंगा, और वहीं कर्म फूट आते हैं। बाहर निकलने के बाद दूसरा कहता है इसमें क्या करा, इसमें तो अन्वय का बोला, अन्वय व्यतिरेक में क्या है, अन्वय है पद्य की शिक्षण की विधि है। दूसरा कहता है थारो बाप पढ़ दे काई लिखेड़ो से, फिर थारो बाप जा करके दिखता है साहब। प्रश्न हमेशा आते, यही मैं चर्चा करने वाला था आज 9:30 बजे, लेकिन कल करेंगे हम 9:30 बजे की परीक्षा में पेपर को हल कैसे करें, धैर्य कैसे प्राप्त करें और तुक्का कैसे लगाया जाए। तो सर अन्वय व्यतिरेक में दोनों शब्द हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ। पहली बात, पहला प्रश्न है अन्वय व्यतिरेक किसकी विधि है, तो अन्वय व्यतिरेक पहली बात व्याकरण शिक्षण की विधि है। इनके प्रवर्तक भगवान पतंजलि माने जाते हैं, जिन्होंने महाभाष्य की रचना करी है। अन्वय व्यतिरेक विधि में अन्वय और व्यतिरेक के 2 अर्थ हैं। अन्वय का मतलब होता है सर मूल प्रकृति, मूल प्रकृति का मतलब कोई भी मूल शब्द या मूल धातु, और व्यतिरेक का मतलब है प्रत्यय आदि से, यानी जो प्रत्यय आदि जो आप लगाते हो, प्रत्यय उपसर्ग जो भी आप लगाते हो। तो कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत ये स्वतंत्र विधि नहीं है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते कभी कभार किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए, मान लो कोई भी शब्द आ गया मेरे पास में, जैसे प्रणम्य शब्द आ गया, अब मैं कहूँ यार प्रणम्य का अर्थ क्या है, तो मैं कहूंगा भैया यहाँ मूल जो प्रकृति है अन्वय है वो तो नम है, धातु है, और यहाँ प्रकृति अन्वय व्यतिरेक जो है वो प्रत्यय आदि आपका ल्यप और उपसर्ग है। तो अन्वय का अर्थ क्या है, यहाँ पर प्रकृति है, मूल शब्द या मूल धातु को प्रकृति से अन्वय से कहा। ये भी परीक्षा का सवाल है, फिर कह रहा हूं मैं आपको। अन्वय व्यतिरेक में अन्वय का मतलब पद का जमाना नहीं होता, अन्वय का मतलब प्रकृति या मूल शब्द है, और व्यतिरेक का मतलब है जो प्रत्यय आदि आप लगाते हो वो। बात समझ में आ रही है। इसके प्रवर्तक का नाम पतंजलि है। पतंजलि ने प्रकृति और प्रत्यय के ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए अन्वय व्यतिरेक विधि का सहारा लिया है। जैसे रामः शब्द है, अब इसका उच्चारण किया किसी ने और आपने शब्द को ये समझा दिया कि बेटा यह मूल प्रकृति कौन है, अन्वय कौन है, राम, और ये जो विसर्ग है ना ये किसका बनता है, सु का, ये व्यतिरेक है। तो मूल प्रकृति क्या है, राम, ये अन्वय है, प्रत्यय आदि क्या है, सु, ये आपका व्यतिरेक है। अन्वय और व्यतिरेक यानी प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके समझाने की विधि, सिखाने की विधि का नाम पतंजलि के अनुसार अन्वय व्यतिरेक विधि है। अब सुनना मेरी बात को। अब आपने बता दिया कि बेटा राम और सु मिलकर रामय हो जाते हैं। अब बच्चा जहां जहां देखेगा ना, जैसे आगे देखेगा बच्चा बालक है तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि आपने पहले समझा दिया कि रामय में जो विसर्ग है वो किसका बना, सु का, और मूल प्रकृति क्या है, राम। वैसे ही जैसे ही बालक के सामने बालक है लिखा आएगा ना तो बालक को देखते ही बच्चा समझ जाएगा, अच्छा गुरुजी यहाँ पर भी बालक था अन्वय और प्रकृति थी सु, बालक को आया सु, तो आपका बन गया बालक सु। ऐसे परीक्षा का सवाल, अन्वय व्यतिरेक विधि व्याकरण की विधि है। अन्वय व्यतिरेक में अन्वय का मतलब मूल प्रकृति होता है और व्यतिरेक का मतलब प्रत्यय आदि होता है। यहाँ प्रकृति और प्रत्यय को, शब्द प्रत्यय को अलग किया जाता है और उसी से समझाया जाता है। ये अलग से विधि नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते किसी शब्द विशेष के द्वारा दी गई। इसका भी प्रश्न परीक्षा में खूब आता है। और जो गलती करते हो वो अन्वय विधि पद्य की विधि, अन्वय व्यतिरेक विधि आपकी व्याकरण की विधि। आगे बढ़ता हूं सर मैं। अब अंतिम हम 2 विधियों में आ गए भाई साहब, और दोनों विधियों से ही आपका सवाल आता है, आपको भी पता है। दोनों विधियों को मिलाकर आगे नवीन शिक्षण विधियों में हम आगमन निगमन विधि सामान्य रूप से पढ़ेंगे, जो व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, उसकी चर्चा भी हम करने वाले हैं। तो यहां से हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपने खूब पढ़ रखा है इन दोनों को कि आगमन और निगमन विधियां होती क्या है, फिर भी थोड़ा सा हम और चर्चा करते हैं। आगमन विधि को इंडक्टिव मेथड कहते हैं इंग्लिश में। ये अनुगमन है, क्योंकि यहां हमेशा उदाहरण के बाद में जो
उदाहरण देते हैं, उसमें धीरे धीरे बच्चा उसका अनुसरण करता हुआ निष्कर्ष तक पहुंचता है, नियम की खोज करता है। सर यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर का सहारा लिया जाता है। गुरुजी पूछते हैं कि आगे क्या है ए, पीछे क्या है ई, क्या बना ए, आगे क्या है ए, पीछे क्या है ई, क्या बना ए, आगे क्या है ए, पीछे क्या है ई, क्या बना ए। तो ऐसे प्रश्न और उत्तर के सहारे से हम नियम तक पहुंचते हैं। ये तर्कों के आधार पर, यानी जैसा देख रहे हैं ना बच्चे, वैसा ही नियम निकाला जाता है, इसलिए इसको तार्किक विधि भी कहते हैं। तो आगमन विधि होती क्या है, अब थोड़ा सीधा लेता हूं, यहाँ बहुत कुछ लिखा है मैंने। आगमन विधि का मतलब होता है सर आना, निगमन का मतलब होता है सर जाना। आगमन में हम आएंगे और निगमन में हम जाएंगे। ये आना और जाना सर सूत्र पे लगा रहता है। याद रखना सर, यदि आप सूत्र तक आते हो तो ये आगमन है, यदि आप सूत्र से जाते हो ये निगमन है। एक अध्यापक कक्षा में ग्रामर पढ़ाते समय यदि उदाहरण दे करके उदाहरणों को बच्चों को दिखाएगा, बच्चे उदाहरणों को देखेंगे, देखना सर निरीक्षण कहलाता है। सभी उदाहरणों में कुछ समानताएं होंगी और समानताओं को देख करके बच्चे एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसी निष्कर्ष को अध्यापक को दे देते हैं। गुरुजी हमने तो सभी उदाहरणों में ऐसा देखा, अध्यापक उसी निष्कर्ष को, प्राप्त निष्कर्ष को नियम का नाम दे देते हैं। इसी उदाहरण से नियम तक पहुंचने की परंपरा का नाम ही आगमन है। तो उदाहरण से नियम की ओर यदि अध्यापक पढ़ाता है, कक्षा में सबसे पहले अभ्यास के लिए अनेक उदाहरण देता है। अनेक उदाहरण देने के बाद बच्चे उसमें देखते हैं, फिर बच्चे निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त निष्कर्ष को नियम का नाम दे दिया जाता है। फिर नियम की जांच भी कर लेते हैं। इस प्रकार से आपका ये काम होता है। शिक्षक यहाँ हमेशा नियम निकाल के नहीं देता, वो केवल डायरेक्टर की भूमिका में, निर्देशक की भूमिका में रहता है और इस प्रकार से बच्चा ज्ञान करता है। ये एक छात्र केंद्रित विधि है, क्योंकि यहाँ छात्र सक्रिय रहता है। उदाहरण जब से पहले बोर्ड पर लिखता है ना अध्यापक, तब भी बच्चों से उदाहरण लेता है। निरीक्षण भी बच्चे ही कहते हैं, निष्कर्ष भी बच्चे निकालते हैं और लास्ट में जो नियम अध्यापक देता है वो नियम वास्तव में बच्चों के द्वारा ही लिया जाता है। ये सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, जितने भी शिक्षण सूत्र आपने पढ़े सीधे सीधे मनोवैज्ञानिक क्रम से, वो सब इसके शिक्षण सूत्र माने जाते हैं। चलिए साहब, छात्र की अनुक्रियाओं को भी स्थान मिलता है। बच्चा जैसा बोलता है ना उसको अध्यापक स्वीकार करता जाता है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल मुझे याद है, किसी ने मुझे एक बार पूछा था कि सर आगमन और निगमन दोनों एक दूसरे की विरोधी विपरीत विधियां हैं कि पूरक विधियां हैं? सर कई बार विरोध होने के बावजूद भी एक दूसरे का पूरक होते हैं। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, दुनिया में सबकी शादी ब्याह होती है, आपकी भी हो गई होगी, जिसकी नहीं हुई उसकी भी हो जाएगी। पति और पत्नी दो विरोधी प्राणी हैं, उनके कभी बैठता ही नहीं तालमेल। सुबह लड़ लेंगे, दोपहर को राजी, शाम को लड़ लेंगे, फिर राजी, मतलब ऐसे चलता रहता है। विरोध के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जैसे पति और पत्नी एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद भी विरोध करते, सारे दिन ये काम चलता रहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, टांग खींचना, ये करना वो करना, फिर भी सर एक दूसरे के पूरक है। वैसे आगमन और निगमन स्वरूपतः दोनों के एक दूसरे के विपरीत दिखाई देने के बावजूद भी आगमन और निगमन एक दूसरे की पूरक विधियां हैं। आगमन निगमन की पूरक है और निगमन आगमन की पूरक है, ऐसा भी आपकी परीक्षा का सवाल आया हुआ है। आगमन विधि के सर 4 सोपान हैं। 4 सोपान कैसे हैं, सामान्य पढ़ेंगे हम। सबसे पहले अध्यापक कक्षा में आकर क्या देता है, उदाहरण देता है। तो सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण अध्यापक द्वारा किया जाता है, लेकिन बच्चों के भी उदाहरण स्वीकार किए। इन बातों में तो खूब मजा आता है आपको थोड़ी सी बात इधर उधर की कर दे तो मजा आ जाता है आपको। लेकिन मैं कह दूं ना कि चलो क्लास में 2500 से 2500 भाई क्लास में देखा आगे बढ़ाओ, 3000 को आंकड़ों पार कराओ, नहीं करेंगे मर जाएंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए इन बातों में तो मजा आ जाता है आपको, बेकार लोग हैं। चलो साहब, पत्रम करोती थी पत्रकार उपद समास। मुकेश भैया आगे बढ़ो, आप लोग इस समय यही पढ़ लो मेरे मम्मी पापा भी यही करते हैं सबके मम्मी पापा यही करते हैं चलो भाई, तो सबसे पहले अध्यापक उदाहरण देता है, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करेगा। लेकिन उदाहरण देना केवल अध्यापक का काम नहीं होता। आगमन में उदाहरण कुछ लिखता है गुरुजी बच्चे के सानिध्य वाले। उदाहरण हमेशा सरल होते हैं ताकि बच्चों को ध्यान में आए कि यार ऐसा सुना तो है गुरुजी, फिर 1-2 उदाहरण बच्चे भी फेंक देते हैं कि लो साहब हमने भी ऐसा देखा है। फिर सर उदाहरण देने के बाद बहुत सारे उदाहरण बोर्ड पर लिख दिए जाते हैं, फिर बच्चे उनमें देखते रहते हैं। अच्छा, देखना मतलब निरीक्षण करना होता है, अवलोकन करना होता है, तुलना करना होता है कि बाकी सारे उदाहरणों में, सभी उदाहरणों में क्या कॉमन चीज निकल के आ रही है। इसको हम निरीक्षण करना, तुलना करना या देखना कहते हैं। फिर सर बच्चे तुलना करते हैं तो उनको लगता है कि यार गुरुजी ने सभी जगह ए और ई को मिला के ए बनाया है, ये निष्कर्ष निकाला। इसको कहते हैं सर निष्कर्ष निकाला। फिर निष्कर्ष को निकालने के बावजूद जब सामान्यकरण हो जाता है तो फिर आगे जाकर नियमितीकरण कर दिया जाता है। यानी गुरुजी उसी निष्कर्ष को लेकर के बच्चों से कहते थे बिल्कुल बेटा राजू, बिल्कुल सही बोला तूने। इसी प्रकार ए और ई मिलकर गुण संधि में ए हो जाता है। तो वही नियम निरूपण, सामान्यकरण, शिक्षक द्वारा नियम निकालना या सिद्धांत निर्माण करते हैं, इसी को हम कहते हैं। फिर तीसरा काम होने के बाद ये हो गया आपका उदाहरण से नियम की ओर आना। तो गुरुजी ने उदाहरण दिया,
बच्चों ने देखा, देख करके निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष गुरुजी को दे दिया, गुरुजी ने नियम दे दिया। तो उदाहरण, निष्कर्ष और नियम। फिर नियम की जांच करने के लिए गुरुजी एक बार उस नियम की जांच करते हैं। इसको नियम का परीक्षण, परीक्षण मतलब जांचना, निरीक्षण देखना, परीक्षण जांचना, और सत्यापन का मतलब हो गया वही नियम की जांच करना। सत्यता के लिए कुछ और उदाहरण देते हैं, क्योंकि पहले जो उदाहरण दिए जाते हैं वो सरल होते हैं, तो कठिन उदाहरण बच्चा कहां सीखेगा। तो कठिन उदाहरण के लिए यहां अभ्यास किया जाता है। आगमन के सूत्र क्या है, हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। उदाहरण को ग्रामर में विशेष कहा है और नियम को सामान्य कहा, इसलिए उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। उदाहरण ज्ञात होते हैं, बच्चे ने कहीं ना कहीं सुने हैं, लेकिन जो नियम निकला है वो तो बच्चे को ध्यान ही नहीं था। इसलिए ज्ञात से ज्ञात, प्रत्यक्ष से प्रमाण, स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त इत्यादि शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है। अब देखिए सर, आगमन विधि में कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। अच्छी बात क्या है, ये स्वाभाविक विधि है, यहाँ बच्चे की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, बच्चे की अनुक्रियाओं को भी स्थान मिलता है, बच्चा हमेशा सक्रिय रहता है, शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया बढ़िया होती है, बच्चा जो भी बोलता है, जो भी देता है, उन्हीं को लेकर के अध्यापक आगे बढ़ता है। यहाँ बच्चा हमेशा उदाहरणों में नियम की खोज करता है, तो खोजी प्रवृत्ति विकसित होती है, अनुसंधान करता है, अनुसंधान प्रवृत्ति का विकास होता है, और हमेशा जो भी नियम निकलता है वो तर्कों के आधार पर कि वास्तव में देखो ऐसा ऐसा। तो ये तार्किक विधि है, जहां बच्चे के अनुक्रियाओं को स्थान मिलता है, बच्चा सक्रिय रहता है, शिक्षण सूत्रों के अनुकूल विधि है। कुल मिलाकर के ये आपकी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। प्रारंभिक लेवल पर तो और भी ज्यादा गजब की है, लेकिन दोष क्या है, दोष यह है कि पहली बात, ये बड़े स्तर पर ज्यादा उपयोगी नहीं है, इसमें समय श्रम बहुत लगता है। सर उदाहरण लिखोगे, बच्चे देखेंगे, कई बार ये भी इसमें दोष है कि कई बार नियम की जांच करते हैं तो नियम निकलता ही नहीं है। हम पढ़ा रहे गुण संधि का, हम बना तो गधा रहे थे बन जाता घोड़ा है, या बना घोड़ा रहे थे बन जाता गधा है। तो नियमों की पूर्ण सत्यता का अभाव होता है। प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है जो बच्चों को बढ़िया से दिखा करके नियम निष्कासन करवाए, नहीं तो मामला गलत हो जाता है। और उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, निम्न स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। कुल मिलाकर के आगमन एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये छोटे बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही है। ओवरऑल सारी प्राचीन विधियों में सबसे अच्छी विधि भी आपकी आगमन विधि को स्वीकार किया जाता है। सर मैंने आपसे कहा था कि आगमन की विरोधी लगती है निगमन, लेकिन वास्तव में विरोधी नहीं है, बल्कि ये क्या है, आगमन की पूरक विधि है, उसका नाम निगमन है। तो आना, उदाहरण से नियम की ओर आना, वो तो आगमन था। अब नियम से जाएंगे, जाने के लिए हमारे पास दो ही ठिकाने हैं सर, एक का नाम जो है उदाहरण, एक का नाम नियम। अब हम जाएंगे नियम से, तो जाओगे कहां सर, उदाहरण के लिए जाएंगे। तो दूसरी विधि उसका नाम है निगमन विधि। यहां सूत्र पद्धति है, क्योंकि वास्तव में यहां सूत्र ही पढ़ाया जाता है, और इसी का नाम लक्षण पद्धति है, क्योंकि सूत्र को ही हम लक्षण कहते हैं। सर क्या है निगमन? एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय सबसे पहले नियम देता है, यानी नियम का ज्ञान करवाता है बच्चे को। नियम की चर्चा करेगा, सूत्र का अर्थ बताएगा, अर्थ बताने के बाद दूसरा काम करता है उदाहरण प्रस्तुतिकरण, यानी नियम बताएगा, उदाहरण दे दिया साहब, उदाहरण देने के बाद में, यानी नियम दिया, उदाहरण दिया, उसके बाद में फिर नियम की जांच करता है। और नियम की जांच करने का मतलब जो नियम बताया और जो उदाहरण दिया ना, उसी में तालमेल बिठाता है कि देखो मैंने ऐसा बताया था ना, इसमें ऐसा ही है ना। फिर उसके बाद में सर कुछ अन्य उदाहरण और लेकर आता है, जिसको नियम की पुनः जांच करना कहते हैं। जब एक अध्यापक कक्षा में आकर के नियम पढ़ाता हो, फिर नियम को उदाहरणों से समझाता हो, ऐसे नियम से उदाहरण की ओर जाने वाली विधि जो सूत्र विधि के समान है, जो व्याख्या विधि के समान है, जो परंपरागत व्याकरण शिक्षण विधि के समान है, जो वास्तविक परंपरागत विधि का रूप है, उसका नाम ही निगमन विधि है। ये सबसे प्राचीन और परंपरागत विधि है, क्योंकि सूत्र विधि, व्याख्या विधि ये लगभग ऐसी विधि मानी जाती है। उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। अब यहां पर भी चार काम होते हैं, जैसे आगमन में आपने उदाहरण दिया, फिर निरीक्षण हुआ, नियम निकाला और नियम की जांच की। यहां अध्यापक आते ही सबसे पहले क्या करता है, नियम का ज्ञान कराता है, यानी नियम देता है, फिर नियम को उदाहरणों से समझाता है, यानी नियम को स्पष्टीकरण करेगा उदाहरण से। अब नियम पढ़ाया, जैसे मैंने आपको ग्रामर के सूत्र पढ़ा दिया, एको यणची। फिर दूसरा मैंने कार्यक्रम किया, नियम को स्पष्ट किया कि मध्यवरी लाकृति इत्यादि। फिर सर नियम की जांच करेंगे, देखिए एको यणची का नियम मध्यवरी में घट रहा है कि नहीं घट रहा। आपने कहा था एक के बाद में समान स्वर, तो यह हो जाता है, यहाँ हुआ कि नहीं हुआ। तो जो नियम बताते हैं, जो उदाहरण देते हैं दो चार, उन्हीं में जांच करते हैं पहले तो सर नियम की जांच तीसरा, लेकिन फिर बाकी के उदाहरण कहां बताएंगे, तो एक बार फिर पुनः नियम की जांच करते हैं, बाकी के दुनिया भर के उदाहरण फिर ठोक देते हैं। तो पहला नियम का ज्ञान करना, फिर नियम को स्पष्ट करना उदाहरण से, फिर नियम की जांच करना, और फिर वापस सत्यापन का मतलब पुनः सत्यापन दोबारा। तो यहां दो बार नियम की जांच होती है। सर यहां निगमन के सूत्र, अब सारा काम उल्टा हो जाएगा सर। अब हम चलेंगे नियम से,
उदाहरण की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सब उल्टा हो जाएगा। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। तो आगमन का एकदम अपोजिट काम किसमें हो जाएगा? निगमन में हो जाएगा। कहा निगमन में अच्छी बातें क्या है? ऐसा नहीं कि निगमन बिल्कुल बेकार और घटिया विधि है, बदबूदार विधि है। निगमन में भी कुछ अच्छी बातें आती है। जैसे पहली बात तो ये आगमन के पूरक है, आगे पढ़ेंगे हम। आगमन निगमन को मिलाकर के विधि का नाम ही आगमन निगमन विधि हो जाता है। पहली बात, सर निगमन के द्वारा सूत्र पढ़ाया, उदाहरण दिया, समझ गए, आगे बढ़ गए। तो क्रमबद्ध अध्ययन होता है, समय बहुत कम लगता है, कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर जी को जोर ही नहीं आता, सूत्र लिखता है, समझा दिया, चल भाई चल भाई चल भाई। और उच्च कक्षाओं के लिए भी बच्चा इससे अच्छा सीख लेता है। जिस बच्चे का मानसिक विकास अच्छा हो जाए उच्च स्तर पर, या आप जो बूढ़े बच्चे हैं, आप लोगों को नियम से सिखाएंगे तो ज्यादा माथापोड़ी नहीं है। तो क्रमबद्ध शिक्षण होता है, कम समय में ज्यादा सीख लेते हैं, समय का दुरुपयोग नहीं होता, समय कम लगता है, सीख ज्यादा लेते हैं, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। और ये एक ऐसी विधि है जो आपके सूत्र विधि और व्याख्या विधि के समरूप विधि है। कुछ दोष भी हैं सर। दोष क्या है? सबसे बड़ा दोष तो यह है कि इससे छोटे बच्चे नहीं सीख सकते। आप छोटे बच्चों को सूत्र से समझाओगे, नहीं समझेंगे। दूसरा दोष है सर, इस विधि के द्वारा मंद बुद्धि और सामान्य बालक पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको सूत्र याद नहीं होते। तीसरा दोष है सर, अध्यापक केवल सूत्र की व्याख्या करके छोड़ देता है। तार्किकता के आधार पर बच्चे खोज आदि अनुसंधान का कोई स्थान नहीं होता, बच्चे की अनुक्रियाओं को भी कोई स्थान नहीं होता। मास्टर जी कर देते हैं व्याख्या तीसरी करके, राम नाम सत्य है, चल मर जा, देख ले। छात्र सर निष्क्रिय रहते हैं क्योंकि छात्रों का काम ही नहीं है, इसलिए छात्र निष्क्रिय रहते हैं। और सबसे गंदी बात यह है कि ये शिक्षण सूत्रों के एकदम उल्टी है। हम चलना चाहिए ज्ञात से ज्ञात, ये चलती है अज्ञात से ज्ञात। हमें चलना चाहिए उदाहरण से नियम की ओर, ये चलती है नियम से उदाहरण की ओर। इसलिए कुल मिलाकर के एक अमनोवैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। अब बात करें दोनों विधियों में, तो सर दोनों की दोनों विधियां आपकी आगमन और निगमन विधियां दोनों एक दूसरे की विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। चलिए वापस रिपीट करता हूं, आगमन विधि के भी 4 सोपान, निगमन विधि के भी 4 सोपान। हालांकि इनके दो रूप भी होते हैं। पाठ्य पुस्तक और समवाय प्रणाली इत्यादि प्रयोग और व्यवहार प्रणाली आपने पढ़ी होंगी। अब सर हम बात करते हैं प्राचीन शिक्षण विधियों के कुछ 4 मुख्य सवालों की। पहला सवाल, बताइए कौन सी विधि है? मैं आपसे करूंगा, आप कमेंट्स दें ताकि आपका भी मन लगा रहे, नहीं तो आपकी निष्क्रिय हो जाओगे। पहला सवाल परीक्षा में है, जैसे कि बताइए प्रारंभिक स्तर की व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि का नाम क्या है? प्रारंभिक स्तर की श्रेष्ठ विधि कौन सी है जिसमें आप प्रारंभिक लेवल पर, छोटे लेवल पर शिक्षण विधि में कौन सी, किस लेवल का सहारा लेंगे? तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए सर भाषा संसर्ग विधि, यानी छोटे बच्चे को गद्य पद्य के साथ में व्याकरण पढ़ाई जानी चाहिए। नॉर्मल आ जाए कि बताइए सर व्याकरण की श्रेष्ठ विधि, प्राचीन तक ले रहा हूं मैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए सर आगमन विधि। आगमन ऑप्शन में नहीं आए तो सर आपका उत्तर हो जाना चाहिए निगमन विधि। बात समझ आ गई? प्रारंभिक स्तर पर छोटे बच्चों के लिए भाषा संसर्ग विधि अच्छी है, और प्राचीन जो शिक्षण विधियां उनमें श्रेष्ठ विधि आगमन अच्छी है, आगमन के बाद निगमन अच्छी है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए अन्वय व्यतिरेक विधि किसने दी, बता दोगे आप? अन्वय व्यतिरेक विधि किस शिक्षण की विधि है, बता दोगे आप? अन्वय व्यतिरेक में अन्वय का अर्थ क्या है, व्यतिरेक का अर्थ क्या है, बता दोगे आप? किसी भाषा शिक्षण के साथ साथ में यदि आप व्याकरण का ज्ञान देते हो, कौन सी विधि है, बता दोगे आप? भाषा विद्वानों के संपर्क में आकर व्याकरण का ज्ञान सीखना, बता दोगे आप? अच्छी पुस्तकों के संपर्क से पढ़ करके भाषा में व्याकरण का ज्ञान करना, बता दोगे आप? एक अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण विधि की सराहना करने वाली, अनौपचारिक रूप से व्याकरण को सिखाने वाली, प्रसंग के अनुसार व्याकरण को सिखाने वाली विधि कौन सी है, आप बता दोगे आप? प्रारंभिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि ग्रामर की कौन सी है, बता दोगे आप? श्रेष्ठ विधि प्राचीन शिक्षण विधियों में तुलनात्मक कौन सी है, बता दोगे आप? और निगमन की पूरक विधि का नाम पूछे तो शायद बता दोगे आप? आगमन की पूरक विधि का नाम पूछे तो शायद बता दोगे आप? आगमन के सोपान कितने हैं, बता दोगे आप? निगमन के सोपान कौन से हैं, बता दोगे आप? बात समझ में आ रही? अब देखो, खंडान्वय और दंडान्वय को प्रश्नोत्तर कहते हैं गुरु, बिल्कुल कहते हैं, दोनों ही प्रश्नोत्तर है। वैसे तो दोनों ही प्रश्नोत्तर है, दोनों की दोनों ही प्रश्नोत्तर है। चले आगे बढ़े। अब देखो, इन सारे प्रश्नों के बाद में अगला आता है आपका आधुनिक विधियों की बात करते हैं। अब यहां मेरी ज्यादा चर्चा करने का कुछ बात है ही नहीं, क्योंकि आपने सारी चीजें पहले ही पढ़ ली हैं। अब कहते हैं कि यार आगमन में भी कुछ प्रॉब्लम है कि साहब बड़े बच्चे नहीं सीख पाएंगे, निगमन में भी प्रॉब्लम है कि छोटे बच्चे नहीं सीख पाएंगे, ये शिक्षण सूत्रों के अनुकूल नहीं है। तो कहा कि जब हम आगमन और निगमन दोनों काम एक ही साथ कर लेते हैं तो वर्तमान की एक नवीन विधि का आविष्कार हो जाता है। कहते हैं कि साहब आगमन निगमन अलग अलग करते क्यों हो? मैं तो आगमन से ही पढ़ाऊंगा ऐसी कसम क्यों खा रखी है, मैं तो निगमन से ही पढ़ाऊंगा ऐसी भी कसम क्यों खा रखी है? काम करो ना, पढ़ाते समय मास्टर जी आप हैं, एक काम करो, दोनों काम एक ही साथ कर लो। तो कहते हैं कि सर सबसे पहले अध्यापक को क्या देना चाहिए कक्षा में? नियम।
है ना। या सबसे पहले यूं ले लो, क्या देना चाहिए, उदाहरण है, और बच्चे के ज्ञात उदाहरण ले लो, उदाहरणों को लेकर के नियम निकाल लो, और फिर जो नए उदाहरण देने हैं वो वापस उदाहरण दे दो। इस प्रकार से एक अध्यापक को कक्षा में पहले उदाहरण से नियम की ओर आना चाहिए, यानी आगमन कर लेना चाहिए, और फिर नियम से उदाहरण की ओर आना चाहिए, यानी निगमन कर लेना चाहिए। तो कहते हैं कि आगमन निगमन का सम्मिलित रूप का नाम ही आगमन निगमन विधि है। और ये आपकी परीक्षा में हजारों करोड़ों लाखों बार आ गया, आपको पता है कि बताइए व्याकरण शिक्षण की ओवरऑल सभी विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि का नाम क्या है। आपका जवाब होना चाहिए सर आगमन निगमन विधि, अलग अलग नहीं, एक साथ। ये आगमन और निगमन का मिश्रण रूप है। पहले हम उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, ये तो आगमन हो जाएगा, और फिर नियम से उदाहरण की ओर साथ के साथ करेंगे तो निगमन है, और यही व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब आगमन निगमन आपने अलग से पढ़ लिया, इसलिए बात समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, रूप अलग अलग दो रूप होते हैं। अब आप लोगों के परीक्षा में संस्कृत में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए पढ़ाते भी नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। पाठ्य पुस्तक विधि क्या है, व्याकरण शिक्षण में पाठ्य पुस्तक विधि क्या है। पहले तो हम पाठ्य पुस्तक को ओवरऑल भाषा के लिए पढ़ रहे थे, तो छोटी सी बात है सर, जब व्याकरण के जो अलग अलग पाठ हैं, वर्ण पाठ, वर्ण विचार पाठ, संधि पाठ, समास पाठ, कारक पाठ, अनुवाद पाठ, शब्द रूप, धातु रूप, जब व्याकरण की विषय वस्तु को अलग अलग पाठों में बांट करके पाठ्य पुस्तक की सहायता से शिक्षण कार्य करवाया जाए तो वो आपकी पाठ्य पुस्तक विधि है। यानी व्याकरण को मौखिक रूप से नहीं पढ़ के, भाषा संसर्ग रूप से नहीं पढ़ के, आगमन निगमन के रूप में नहीं पढ़ करके व्याकरण के अलग अलग पाठ बनाए जाते हैं, और उन पाठों को किताब का एक सारा एक पाठ्यक्रम का रूप दिया जाता है, और उस पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक की सहायता से अलग से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो वही आपकी पाठ्यपुस्तक विधि है। पाठ्यपुस्तक को केंद्र मानकर यदि शिक्षण करवाते हैं तो वो सर आपकी पाठ्यपुस्तक विधि है। अलग अलग स्तर के बच्चों के अनुसार अलग अलग ग्रामर की किताबें तैयार होती हैं। आज तीसरी क्लास के स्टैंडर्ड में अलग ग्रामर चलेगी, 7वीं क्लास के स्टैंडर्ड में अलग ग्रामर चलेगी। तो स्तर के अनुसार, कक्षा स्तर के अनुसार, उम्र स्तर के अनुसार, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार, विषय स्तर के अनुसार बच्चों की अलग अलग ग्रामर की किताबें होती हैं। इनमें सूत्र दिया होता है, नियम दिया होता है, नीचे उदाहरण से समझाया जाता है। अरे आप लोग इस समय रीट की किताब तैयारी कर रहे हो ना, तो आप भी तो रीट की किताबें पढ़ रहे हो, तो इस समय आप कौन सी विधि से ग्रामर सीख रहे हो, पाठ्यपुस्तक विधि से ग्रामर सीख रहे हो। आप वर्ण विचार पढ़ते हो उसमें, क्यों, क्योंकि उसमें पहले मैटर दिया होता है, नियम दिया होता है, फिर नीचे उदाहरण समझाए जाते हैं। इस प्रकार से बच्चा नियम पढ़कर उदाहरण से अपने आप सेट कर लेता है। सूत्र विधि का एक परिवर्तित रूप है। तो किताब के सहारे ग्रामर को पढ़ना, यह आपकी पाठ्यपुस्तक विधि है। तीसरी आपकी विधि आती है, कहते हैं काहे परेशान हो रहे हो भाई, आगमन अच्छी नहीं है, बदबू आती है, निगमन अच्छी नहीं है, बेकार है, नहाती नहीं है। बोला ये भाषा संसर्ग विधि प्रारंभिक लेवल पर अच्छी है, बाकी बड़े लेवल पर काम नहीं आती, बहुत समय लगेगा। तो कहते हैं कि जब एक अध्यापक ग्रामर की क्लास में ग्रामर का शिक्षण कार्य करवाए तो उसको यथा अवसर, परिस्थिति अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार, बच्चों की मानसिक दशा के अनुसार, अवसर अनुकूल जहां उसको जैसा लगे, उन सभी विधियों का सम्मिलित रूप प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। उसको लगता है कि छोटे बच्चे हैं, भाषा संसर्ग से काम चला लूं, उसको लगता है कि 8वीं स्टैंडर्ड के बच्चे आगमन से काम चला लूं, उसको लगता है 12वीं क्लास के बच्चे निगमन से काम चला लूं, उसको लगता है कि किताब की भी आवश्यकता है ग्रामर की, तो ग्रामर की किताब, अनुवाद चंद्रिका आदि आप पढ़ते हैं, उससे भी काम चला लूं। तो कहते हैं कि समवाय विधि, संवेद, समन्वित या साचर्य विधि, सहयोग विधि का मतलब कि भाषा के दोषों को दूर कर गुणों को ग्रहण करते हुए प्रसंग अनुसार व्याकरण की सभी विधियों का प्रयोग करना ही क्या है, समवाय विधि है। गद्य पद्य नाटक व्याकरण आदि के साथ में ग्रामर का सम्मिलित रूप से पढ़ते जाना, ये आपकी समवाय विधि है। ये प्रारंभिक स्तर के लिए उपयोगी भी है। काव्य साहित्य रचना शिक्षण के साथ आवश्यकता अनुसार ग्रामर ठोकते जाओ। पाठ्य पुस्तक अनुवाद समय पर व्याकरण का काम करते जाओ, अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक अच्छा प्रश्न था आपका। देखो, समवाय विधि के लिए सीटेट का एक सवाल था, वहीं से मैंने ये चीज उठाई है। ये आपको रटनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, याद ना हो तो कुश्ती करो, तुम्हारे जचे जो करो, लेकिन याद रखना। प्राथमिक स्तर की व्याकरण की बेस्ट विधि कौन सी है? धर्मेंद्र शर्मा सर, भाषा संसर्ग यानी अव्याकृत विधि है। परीक्षा का सवाल हो जैसा आपने मुझसे पूछा है कि सर प्राथमिक लेवल की भाषा संसर्ग की, प्राथमिक लेवल की संस्कृत व्याकरण में कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि है? आपका जवाब हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि। उसी का दूसरा नाम अव्याकृत विधि। ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ विधि का नाम मैं बात करूंगा तो आपकी आगमन निगमन विधि। ठीक है धर्मेंद्र भैया, अब और सुनिएगा। ये 4 सिद्धांतों पर काम करती है और चारों सिद्धांत रटने हैं आपको, क्योंकि परीक्षा में सीटेट में ऐसा ही सवाल आया था। समन्वित में किन कौन सी बातें आ जाती हैं? तो हर्बर्ट स्पेंसर का संबंध का सिद्धांत, जॉन डेवी का सामंजस्यकरण का सिद्धांत, फ्रोबेल का जीवन केंद्रित सिद्धांत, और एक गांधी जी का तो आपकी परीक्षा में भी आ चुका है, बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। आज बात समझ में? तो हर्बर्ट स्पेंसर का संबंध का सिद्धांत,
जॉन डेवी का सामंजस्यीकरण का सिद्धांत, और प्रोबेल का जीवन केंद्रित का सिद्धांत, और गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। इन चारों सिद्धांतों को ध्यान में रखकर, किसी ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, चारों सिद्धांतों को ध्यान में रखकर के समवाय विधि का अनुसरण किया जाता है। यानी चारों चीजों की कि जीवन से संबंधित शिक्षा देनी है और समाज, परिवार, विद्यार्थी इत्यादि में सामंजस्य करना है। हमेशा शिक्षा या शिक्षण प्रणाली जीवन केंद्रित होनी चाहिए और प्रत्येक बालक को बुनियादी यानी प्रारंभिक शिक्षा मिलनी ही मिलनी चाहिए। इन चारों चीजों को ध्यान में रखकर के एक अध्यापक को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, अच्छे व्याकरण शिक्षण के लिए आवश्यकता अनुसार किसी भी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। यही आपकी सर कौन सी विधि थी? समवाय विधि थी। अब छोटी सी विधि आपको फिर आ जाएगी। परीक्षा का प्रश्न आता है कि बताइए, एक वाक्य में आने वाले शब्दों की संरचना के आधार पर यदि हम ग्रामर का ज्ञान देवें तो वो विधि आपकी कौन सी विधि कहलाएगी सर? तो वो कल की बात करें तो इस संरचना विधि की एक लाइन हमेशा मैं ऐसे ही बोलूंगा, ना तो ज्यादा बोलूंगा ना कम। तो एक विधि आपकी ग्रामर की संरचना विधि या संग्रंथन विधि भी है, यानी वाक्य की संरचना के आधार पर व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। पहले छोटे छोटे वाक्य होते हैं, राम है पढ़ती, फिर राम है के पीछे पड़ जाते हैं, राम करता है, कर्ता में प्रथमा आती है, एक वचन, वचन तीन होते हैं। पढ़ती क्या है? वर्तमान काल की क्रिया है, यहाँ लट लकार है, लकार तो इतने होते हैं, फलाना ढीकड़ा होते हैं। तो सर एक वाक्य लिखा होता है, पहले लघु वाक्य होते हैं, फिर धीरे धीरे दीर्घ वाक्य होते हैं, पहले सरल वाक्य होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े वाक्य, कठिन वाक्य होते हैं। इस प्रकार से सरल से कठिन की ओर के नियमों का अनुसरण करते हुए बच्चे को यहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है, तो वाक्य की संरचना में, वाक्य में पाए जाने वाले शब्दों के आधार पर हम व्याकरण के नियमों का ज्ञान बच्चे को देते हैं। इस विधि का नाम ही बताइए क्या होता है? चलो साहब, लास्ट में एक छोटी सी चर्चा में आपके लिए और कर देता हूं कि व्याकरण की जो पाठ योजना बनती है उस पाठ योजना का प्रारूप क्या होता है, क्योंकि एक प्रश्न आया था आपकी परीक्षा में कि व्याकरण की पाठ योजना में सबसे महत्वपूर्ण सोपान कौन सा है। तो जो उदाहरण प्रस्तुतिकरण करते हैं वो आपका महत्वपूर्ण सोपान होता है। तो लास्ट में हम इसकी चर्चा करते हैं, सुनिएगा सर। एक पाठ योजना का जब निर्माण करते हो आप सभी, आगे भी काम आएगा, पाठ योजना संबंधी गद्य पद्य नाटक में भी काम आती, सुनिएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? आपको याद होगा, आपने बीएड ईमानदारी से की होगी ना, बीएसटीसी भी आपने ईमानदारी से की होगी, आप तो वैसे बहुत ईमानदार लोग हैं, महाकाल के लाडो बेटा। देखो, तो उद्देश्य लिखते हैं जिसमें हम सहायक उपकरण वगैरह और पूर्व ज्ञान लिखते हैं। तो पहले उद्देश्य लिखा जाता है। उद्देश्य में दो प्रकार के उद्देश्य, पाठ योजना समझा रहा हूं, आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज ही बोलूंगा, कल गद्य पद्य में सब चीजें नहीं बोलूंगा। पाठ योजना कैसे बनाते हैं? पाठ योजना का आधार हर्बट की पंचपदी होती है, जिसमें प्रस्तावना से लेकर लास्ट का जो सोपान है प्रयोग यानी मूल्यांकन पे खत्म करते हैं। व्याकरण की पाठ योजना हो चाहे गद्य पद्य की पाठ योजना हो, 3-4 सोपान फिक्स होते हैं। प्रस्तावना से पहले की केवल औपचारिक बिंदु होते हैं जिनको लिखते हैं। सबसे पहली बात उद्देश्य। अब व्याकरण शिक्षण के दो उद्देश्य लिखे जाएंगे, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य कॉमन होता है कि भाषा तत्वों का ज्ञान या भाषा में दक्षता प्राप्ति करना। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक आधारित होते हैं। आप संधि की बात करें तो संधि का ज्ञान हो जाएगा, आप समास पढ़ा रहे हो तो समास का ज्ञान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आते हैं? उद्देश्य। फिर आपका सहायक सामग्री का नाम लिखते हो कि साहब मैं यहाँ श्याम पट्ट का सहारा लूंगा या मैं किसी और का सहारा लूंगा। तो सहायक उपकरणों का नाम लिख देते हैं, चौक आएगी, श्वेतवर्तिका जिसको बोलते हो आप, श्याम पट्ट सा आ जाएगा आपका, या जो वो भी आप सामान काम में लेते हो आ जाएंगे। तीसरा लिखते हैं आप पूर्व ज्ञानम, कि इस विषय के बारे में बच्चों का पूर्व ज्ञान ये है। तो ये तो सर आपके औपचारिक बिंदु जो हर पाठ योजना में आपकी याद होगा, आपको डायरी मेंटेन करते थे आप, तो उस डायरी में ऊपर ऊपर लिखे होते थे। अब पाठ योजना स्टार्ट यहां से होती है, प्रस्तावना से। बच्चे के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना सबसे पहले अध्यापक जाता है। कोई सी भी ग्रामर की क्लास, हम संधि का उदाहरण लेते हैं, संधि के बारे में बच्चे को कितना ज्ञान है वो आपका प्रस्तावना हो जाएगी। प्रस्तावना हमेशा गात से ज्ञात चलती है, क्योंकि पहले वो प्रश्न पूछते हैं जो बच्चों को आते हैं, फिर लास्ट में समस्यात्मक प्रश्न आपका वो होता है जो बच्चों को नहीं आता है। प्रस्तावना करने के बाद जब कल हम बात कर रहे थे कि एक बीच का सोपान है जिसका नाम उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन अध्यापक करता है और अध्यापक अब पढ़ाई जाने वाले पाठ की छोटी सी सूचना देता है। चलो कोई बात नहीं बेटाओ, समस्यात्मक प्रश्न में प्रश्न पूछेंगे, बच्चे को नहीं आएगा, हम उसको कहेंगे कोई बात नहीं, अब हम संधि की ही चर्चा करने वाले हैं। आज हम गुण संधि का विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। सर उद्देश्य कथन के बाद अगला सोपान आपका आता है प्रस्तुतिकरण। अब इस प्रस्तुतिकरण में ग्रामर में क्या प्रस्तुत करोगे? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे? तो सर अध्यापक बोर्ड पर उदाहरण प्रस्तुत करता है, बहुत सारे उदाहरण लिखता है ऐसे। तो यह उदाहरण प्रस्तुतिकरण होता है, यही आपके व्याकरण पाठ योजना का प्राण है सर। यही व्याकरण पाठ योजना का महत्वपूर्ण सोपान है। परीक्षा में प्रश्न आएगा कि व्याकरण की पाठ योजना में महत्वपूर्ण सोपान कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रस्तुतिकरण या उदाहरण प्रस्तुतिकरण। और इसी को कहते हैं सर प्रयोग और अभ्यास। प्रयोग यानी उदाहरण देना और बार बार उदाहरणों का क्या करवाना? अभ्यास करवाना। यह महत्वपूर्ण सोपान होता है
अध्यापक अनेक उदाहरण देता है, बच्चों के सामने दुनिया भर के उदाहरण लिखे होते हैं, छात्र द्वारा कुछ बातें भी करी जाती है, उदाहरणों से कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब लास्ट में क्या होता है, आगे बच्चे उदाहरणों को देखते हैं, बच्चों को सिखा दिया जाता है कि बेटा यहाँ गुण संधि में ए और ई देख रहे हो आप, सभी जगह ए हो जाता है, यही नियम है। लास्ट में एक बार फिर श्यामपट्ट सारांश के माध्यम से अध्यापक उन उदाहरणों को एक बार फिर से वापस लिखने का प्रयास करता है। लास्ट में उन सभी उदाहरणों में देख करके जितने भी उदाहरण बच्चे के सामने बोर्ड पर लिखे गुरुजी ने, उन सभी उदाहरणों में एक निष्कर्ष निकाला जाता है, समानता देखी जाती है। ये देखो उदाहरणों में समानता देखी जाती है, समानता के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है और इसी निष्कर्ष को हम कहते हैं सामान्य नियम की खोज करना, यानी सामान्यीकरण कहते हैं। यानी निष्कर्ष निकाल लिया, अब निष्कर्ष के बाद में सामान्यीकरण के बाद में नियम निर्माण किया जाएगा, जो अगला सोपान होता है आपका नियमितीकरण या नियमीकरण। छात्रों के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर अध्यापक जी नियम बता देते हैं कि बेटा आद गुण है, अर्थात और इसके बाद में ऐसा ऐसा हो जाता है। फिर लास्ट में हम उसको बेस करके कुछ पुनरावृत्ति के सवाल करते हैं, दोहरान का कार्य करते हैं। फिर लास्ट में प्रयोग अभ्यास या मूल्यांकन, आवश्यकता के अनुसार कुछ उदाहरणों का अभ्यास करवाया जाता है कि तोड़ो जोड़ो, संधि विच्छेद करो, संधि करो, और जाते जाते बेटा हो गृह कार्य ले जाओ। यह आपका लास्ट गृह कार्य का मामला समाप्त हो जाता है। ये देखो इसमें रिपीट हो रहा है ना, रिपीट नहीं हो रहा। तो मैं आपसे कह रहा था लास्ट में एक बार फिर आ जाता हूं, आज की शिक्षण प्रक्रिया में पाठ योजना में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान आता है, फिर उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उदाहरण प्रस्तुतिकरण के बाद में बहुत सारा बोर्ड पर रंगाई छपाई का काम होता है, जिसको हम कहते हैं श्यामपट्ट सार करना। श्यामपट्ट सार के बाद में सामान्यीकरण किए जाते हैं, नियमों में समान भाव ढूंढा जाता है, समान भाव को लेकर गुरुजी नियम देते हैं, इसको नियम निर्माण कहते हैं। पुनरावृत्ति अभ्यास प्रश्न मूल्यांकन बच्चे का करते ही हो, लास्ट में जाते जाते गृह कार्य दे देते हो। आज की क्लास की बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इतना ही शायद सवा घंटे में आप पढ़ते जितना मैंने पढ़ाया है। फिर एक बार वापस ओवरऑल परीक्षा में पहला सवाल हुआ आपका कि बताइए, क्योंकि धर्मेंद्र भैया कंफ्यूज है तो मैं बता देता हूं, सर्वश्रेष्ठ विधि का नाम क्या है। आप बताओ एक बार, कितने जितने भी लोग कमेंट्स देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल 10 बजे फिर क्लास में आना, कल हम गद्य की चर्चा करेंगे और 9:30 बजे तुक्का कैसे लगाया जाता है वो क्लास भी कल रखेंगे, जरूर है ना, ईमानदारी से रखेंगे। कल हम गद्य की चर्चा करेंगे, जितना अधिकता मैं बोल सकता था मैंने आपके सामने बोला है, इतना ही सर आप पढ़ते जितना मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि फालतू बात मैंने करी नहीं है। कैसा अनुभव है आपका, यदि आप परेशान हो तो फिर हम नहीं करेंगे, और आपको लगता है कि नहीं सर मामला ठीक है चल रहा है, चलने दीजिएगा अंत तक, मूल्यांकन के लास्ट सीसी तक तो मैं इसको लगातार चलाए रखूंगा। उपचारात्मक निदानात्मक जो आपका प्रोग्राम है वहां तक, है ना, ठीक है भाई, सही चल रहा है मामला। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न जो हमने पढ़ा है वही सवाल किया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आगे देखो सर, सर्वश्रेष्ठ विधि आ जाए कि पहला सवाल आपका आ जाए। अब देखिए आप कितना सीखे हो, आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कई लोगों ने तो कहीं से खुद की चिंता तो कम और पड़ोसी की चिंता ज्यादा। अरे तू खा ली गई, तू पी ली गई, तू रोली गई, तू मरगी गई, तू जीली हो गई, तू पीली हो गई, तू भाग्य हो गई, तू आगे हो गई। दुनिया की चिंता तो छोड़ो और खुद की चिंता करो। बात समझ में आ रही है ना। ये जो आपस में एक दूसरे की आप चैटिंग करते हो, बातचीत करते हो, क्या कहीं से लालीर ला लो, सब लाला इधर ही रह जाएंगे। परीक्षा का काल है, मात्र 15 दिन की फाइटिंग है। 15 दिन में जिंदगी में अच्छा काम कर लोगे ना, आने वाले आपके 40 साल सुधर जाएंगे। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी, थोड़ा बहुत घी लगाने का साधन जुगाड़ पैसा सरकार दे देगी। और आने वाले समय में याद रखना, एक महीने का एक व्यक्ति का एवरेज खर्चा 50,000 रुपये हो जाएगा। जब आप और मैं बुढ़ापे में रहेंगे ना, तो हमारे व्यक्तिगत खर्चे 50,000 होंगे सर बुढ़ापे में, याद रखना। अब आप खुद देख लो, आपके घर में 5 लोग हैं तो 2.5 लाख रुपए आपका मंथली इनकम होना चाहिए, उससे तो खर्चा निकलेगा आपका। उसके बाद आवश्यकताओं के बाद आपकी जिंदगी के आप ऐशो आराम भी चाहते हो तो फिर आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए आप खुद ही देख लो। आज से 2006 की बात करें हम, जब 6th पे कमीशन लगा था, उससे पहले लोगों को 8-10 हजार रुपए मिलता था। आप बोलते हैं मास्टर कंजूस होता है, बेचारा मास्टर कंजूस हुआ है नहीं, उसको बढ़ा दिया गया परिस्थितियों ने। अब 8-10 हजार की तनख्वाह करके वो 8-10 लोगों का पेट भरता होगा, सोचो आप, तो बेचारा वो क्या करता होगा। आजकल ठीक है आपको अच्छा पैसा मिल जाता है, क्योंकि आजकल हम एकांकी हो गए हैं। आज परिवार में 4 लोग हैं, 3 कर्मचारी हैं, 2 कर्मचारी हैं, काम चल रहा है। तो एक बार सोच के देखो उन परिवारों की जिनके परिवार में 50-50 लोग हैं और वहां एक आदमी कमाऊ होता है, तो उसकी बेचारे की क्या दशा होती होगी। चड्डी बनियान नहीं पहनता खुद के लिए बेचारा, जबकि परिवार की जरूरतों को पूरा करने में घिस जाता है इंसान। अपने पैर में जूते ना हो, चप्पल पहन के और गांठ वाट के काम चला लेता है, लेकिन उनकी जरूरतें पूरी करनी पड़ती है। तो ये वक्त का तकाजा है भाई साहब। 2006 को ज्यादा साल नहीं, आज से लगभग 14 साल पहले की बात है, जब आप भी थोड़ा बहुत ले लिए थे जन्म में, आप बड़े हुए थे और मैं भी 10वीं 11वीं पास कर लिया था। आने वाले 15, आज वही 2006 में जिन लोगों की तनख्वाह 8,000 थी, आज 2021 में उन लोगों की संख्या जो तनख्वाह है ना वो 60,000 है। 80 मान लो आप तो सर 8,000 से भी काम चल रहा था, आज 80,000 से भी काम चल रहा है। तो
वो जरूरतें 8,000 में जो पूरी हो रही थी आज वो 80,000 में पूरी हो रही हैं। अब आप खुद ही देख लो सर, आने वाले 10 साल के बाद में जो व्यक्ति 2 लाख रुपए कमाएगा उसका महीने का उसका खर्चा चलेगा घर का। इसलिए सरकारी नौकरी का बस यही सबसे अच्छा फायदा है कि शांति है, जो काम आपको करना है वो डेली आपको पता है कि आपको इतने घंटे काम करना है। जिस व्यक्ति को रोजाना करने के लिए काम है वो जिंदगी दुनिया में सबसे खुशनसीब आदमी है, और जिसको करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कितने पैसे हो उसके बाप के पास में या घर में, वो सबसे बड़ा बदनसीब आदमी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसे आदमी को नीच आदमी कहा है जिसके पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं होता, पड़ा रहे सारे दिन थोले की तरह। तो पढ़ लो, चले इधर उधर की फालतू की बातें करने में लफड़ा हो जाएगा, बहुत जिंदगी खराब हो जाएगी। हालांकि हर विकट परिस्थिति से इंसान निखरता है, आगे बढ़ता है, लेकिन जब आगे बढ़ने की बात आए और बैठ जाए, अरे दौड़ करने वाला धावक अंतिम क्षणों में कह जाएगा मैं था मैं तो बैठ जाऊं थोड़ी देर, जीत जाएगा क्या वो? तो ये आपकी गति। मैं भी 1.25 घंटे से बोल ही रहा हूँ, आपको क्या लगता है मजा आ रहा है मुझे? या मैं कोई कुत्ता हूं जो भौंकने की आदत है मेरी, या कोई मैं और कोई दूसरी प्रजाति का प्राणी हूं कि साहब मेरी तो फितरत ही यही है? दुखता है यहाँ से दुखता है। सारे दिन बच्चों को वहां पढ़ाते हैं, यहाँ भी आते हैं सारे दिन। आज भी एक भैया गए थे हमारे गांव के पास में, कर रहे गुरुजी यहाँ भी इतना काम वहां भी इतना काम। अरे भैया काम के लिए पैदा हुए हैं, इंसान बने हैं तो कर्म के लिए है ना। फिर जानवर में हमें क्या फर्क रह जाएगा? वो तो खाता है, गोबर किया, खा लिया, गोबर किया, फिर हमें उनमें क्या फर्क है? तो काम कर रहे हैं तो इससे पता है कि हम इंसान है, और कुछ हटके काम कर रहे हैं इसका मतलब कुछ अलग इंसान है। तो इंसानों में भी हमको एक अलग पहचान बनानी है तो फिर अलग काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, भयंकर काम करना पड़ेगा। जितने भी लोगों को इतिहास काल में आप याद करते हैं वो बहुत काम करे हैं। ऐसा कोई आदमी बताओ जिसने काम ही नहीं किया और आपको याद कर साहब उसने तो काम ही नहीं किया, उसकी तो दुनिया बहुत याद करती है उसको, किसी को याद नहीं करती। जो कर्म करता है उसको फल मिलता है, और कर्माधीन फल है। तो जैसे कर्म करता है वैसा फल मिलता है। धांसू कर्म करोगे धांसू फल मिलेगा, तो दुनिया भी धांसू गएगी आपको। पढ़ाई कर लो। आज के बाद में इस चैनल पर आर कोई भी टीकना टीकनी चीकला चीकली कियान से कियान कुछ फालतू की कोई भी बात करे ना तो साड़न मांडे से ठोक दूंगा याद रखिए। मुझे तो मतलब गुस्सा आता है भयंकर है, मेरा तो बस नहीं चले, मैं कैमरे से मैं निकाल के फोड़ दूं, आपका खोपड़ा खराब कर दूं, ये छोरियों के सारे के जरा चोटी उखाड़ दूं मैं। एक दूसरे की बातें कर रहे हैं आप, शर्म नहीं आ रही कि आपका अध्यापक सामने आपको पढ़ा रहा है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है। डेढ़ घंटा हो गया, मुझे बोल के दिखा दो एक बार, चैलेंज आपको। जैसा मैं बोला सेम टू सेम 1.5 घंटा आप लगातार बोल के बता दो एक बार मुझे। नसें फूल जाएंगे आपकी, पेट को ना मसलाना पड़ेगा, गाँव में मसला दर्द चक जाएगी, नल भर जाते हैं ऐसे, आते सूझ जाती है अंदर से। बेकार लोगों, पढ़ाई करो। हाँ ये बचपन का प्यार हो जाएगा तुम्हारा, बचपन का प्यार। दुनिया जा रही है कुएं में, तुम भी पढ़ लो साथ के साथ में। वो दुनिया का प्यार करके उनका तो हो गया काम तमाम, कमा लिया उसने 2-4 करोड़ रुपए, और उसमें दुनिया सारे पागल हम उलझे पड़े हैं। तो फालतू की बातें छुड़ा करो, पढ़ाई किया करो। इधर आ जाओ बाप, 15 दिन का समय है, बना के चलो, जिंदगी बन जाएगी। 15 दिन का टाइम है, बिगाड़ के चलोगे तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। अब जो भी है 15-20 दिन में है, सरकार ये देगी आपको। 2022 में आपको पोस्टिंग मिलेगी, जो रह जाएंगे ना फिर 2026 तक इंतजार करना। और मुझे तो लग रहा है आने वाले टाइम में शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा, सरकारी विद्यालयों में ठेके पर जाएंगे मास्टर। ये राम कुमार भी क्या पता कल को चौकटी पर खड़ा हो और आप निकल के जाओ किसी प्राइवेट स्कूल में, गुरुजी थे, और मुझे कहना पड़ जाएगा यार भैया कहीं पढ़ाने जाऊंगा आज, देखो कोई ले जाए आ जाए तो मुझसे भी आकर क्या पता कोई पूछे गुरुजी 500 रुपये में पढ़ाओ, लाख 1000 में, 200 रुपये में चाल रहे जो कहीं। तो इस समय आज जल्दी आने वाला है। इस समय यदि चिपक जाओगे कहीं सरकारी नौकरी में तो बैठ जाएगा, वरना जिंदगी भर चौकटी पर खड़े मजदूर, जिसको देख लेना एक बार ढंग से, जो काम के लिए मरता है कि प्लीज मुझे ले चलो मैं तुम्हारे काम कर दूंगा, बदले में 100, 200, 500 रुपए कुछ भी दे दो, तो वैसे हालत होने वाली है। इस बार नहीं तो फिर समझ लो कभी भी नहीं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मरो जाके कहीं भी, तुम्हारे जो करो। तो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि इतना पूछा मैंने। अब प्रश्न देखना मेरी, कई सारे लोगों ने सही जवाब दिया है ना। तो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि का नाम क्या है सर? तो ऐसा प्रश्न आने मात्र से आपका जवाब हो जाएगा आगमन निगमन, एक साथ, अलग अलग नहीं, आगमन निगमन। यदि आगमन निगमन ऑप्शन में ना हो तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा आगमन, और ये भी ऑप्शन में ना हो तो तीसरा आपका उत्तर हो जाएगा निगमन। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है। दूसरा, प्रारंभिक या प्राथमिक, जो भी एक ही बात है, प्राथमिक यानी 5वीं तक और प्रारंभिक का मतलब 8वीं तक या शुरुआती दिनों में। प्राथमिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि पूछ ले आपसे, कोई ऐसा कह के पूछे तो फिर आपका जवाब हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि। क्या हो जाएगा? भाषा संसर्ग। और सुनो, जो प्राचीन विधियां हैं, कोई ऐसा भी जवाब मेरे जैसा आदमी मैं हूं ना तो ये प्रश्न डालो ऐसे कि जो प्राचीन विधियां हैं ना, पूरी की पूरी प्राचीन, नॉट पूरी ओवरऑल नहीं, प्राचीन विधियां, उन प्राचीन विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि का नाम क्या है बताओ? तो प्राचीन में तो आगमन निगमन नहीं आएगी ना, तो फिर आपकी क्या हो जाएगी उत्तर? आगमन। अब तो समझ में आ गई होगी बात, इससे तो कुछ छुपा ही नहीं है बाहर। तो ओवरऑल आगमन निगमन होती है,
दूसरे नंबर पे आगमन है, तीसरे पे निगमन है। छोटे लेवल पर बात करें भाषा संसर्ग है। और जो प्राचीन विधियां हैं उनमें सबसे अच्छी विधि का नाम तो फिर आपकी आगमन हो जाएगी, क्योंकि आगमन निगमन तो नई विधि है, तो ओवरऑल आगमन निगमन, लेकिन पुरानी में आगमन हो जाएगी। यह आपका व्याकरण शिक्षण था। एक अध्यापक होने के नाते और नैतिकता के नाते जो मैं इतना आपका बोल सकता था, और मुझे लगता है पता नहीं क्योंकि कुछ बोल लूंगा, कुछ सुन लोगे तो याद हो जाएगा, क्या पता कुछ चीजों पर आपका ध्यान नहीं गया तो मैं आप ध्यान चला जाएगा। पढ़ाई कर लो। मैं जब पहली बार 2006 में 10वीं पास करने के बाद 2006 में 11वीं क्लास में एडमिशन लिया था, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है सर। हमने एक कमरा लिया जिसका किराया महज 500 रुपए था। आज महज लग रहा है, उस समय तो वो भी बहुत ज्यादा लग रहा था। 500 रुपए से हमारी कहानी स्टार्ट हुई। उसके बाद में 2008 में जगह चेंज की, फिर हम लगभग शायद 700 रुपए में स्टार्ट दोनों भाई। फिर 700 के बाद में सर 1000 हुआ, 1000 के बाद मुझे याद है 1200 हुआ, 1200 के बाद में एक जमाना है 2012 का, जब हमने शायद 2200 रुपए रेंट दिए। सांगानेर के आसपास हम रहते थे। 2012 में नौकरी लगी। आज लोग हम रेंट देते देते सर 10,000 तक पहुंच गए। कितने लोग हैं जो हॉस्टल में रहते हैं जिनका मंथली शायद 6,000, 7,000, 8,000 का चार्ज रहता होगा एक व्यक्ति पर हेड। और आप लोगों में से कितने लोग होंगे जो एक मंथली कमरा किराया आज भी 2 लोग 3 लोग रहते होंगे, 5,000 रुपए देते होंगे। सर 500 की कहानी आज 5,000 पे तो पहुंच गई कम से कम नॉर्मल कमरा। यदि आप शहर में रहते हैं, नॉर्मल एक सामान्य मकान में रूम लेते हैं, वीआईपी रहते हैं तो फिर उसका तो कहना है फ्लैट सिस्टम में तो 10-15 हजार रुपए लगती हैं आपके। 500 की कहानी 15 साल पहले चली थी, आज 5,000 तक पहुंच गई। कितना गुना सर बदलाव आ गया, देखो आप 10 गुना बदलाव आ गया। यही कहानी 10 साल बाद में सर 10 गुना करके देख लो 50,000 तक पहुंच जाएगी। जयपुर में या किसी राजधानी बड़े शहर में जाकर आपको रूम रेंट के लिए जो मिलेगा ना, तो ऐसा लगेगा यार 15 साल पहले तो खरीद लेता मैं, और ये जिंदगी ऐसे निकल जाएगी आपकी। इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में आपको अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मंथली 1 महीने का खर्चा चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी सर। एक वक्त की रोटी के 2-2, 3-3 हजार रुपए लगने लगे। आप बाहर जाके खाते हो तो सामान्य कहीं भी जाकर खाते हो 100-200 रुपए में तो आपको रोटी मिलती है वर्तमान में, जिसमें अंट संट जो भी है, सूगला सा आटा वाटा जो भी है, तेल वेल डाल उल के काम चल जाता है। तो अपना पालन पोषण करना है, कम से कम जरूरतों को पूरा करना है, इसलिए तो नौकरी चाहिए आपको। साथ में सामाजिक प्राणी, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भी नौकरी चाहिए। अपने घर वालों को कुछ अच्छा फील कराना, गुड फील में उनको रहना कि देखो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा सीखते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखो दादाओं। गांव के बच्चे हो इसलिए आत्मा दुखती है, बार बार कह देते हैं। वैसे मैं तो आपको फालतू कुछ बात बोलता नहीं हूँ, सब आत्मा दुखती है तभी बोलता हूँ, और आत्मा दुखती नहीं, आप लोग दुखाते हैं। ओहो कैसी है बबली, कैसी है भाई, जानू फलानू ढीकड़ू, मार दूंगा मैं सालों को, खोपड़ा खराब हो जाता है मेरा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। यहाँ आते हो पढ़ने के लिए तो पढ़ाई के लिए आया करो। उलूल जुलूल उटपटांग बात करने के लिए दुनिया भर के चैनल पढ़े, जाके वहां आराम से देखो, सब मिल जाती है वहां। सालू भी मिलेगी, सालिनी भी मिलेगी। यहाँ तो बिल्कुल नहीं भैया, हमने मर्यादाएं बना रखी हैं। संस्कृत का टीचर हूँ, ऑफलाइन क्लासेज में आप सामने बैठे रहते हो, मान सम्मान संस्कार आते हो और जाते हो, उसके बाद में धरती आसमान का अंतर होता है। माना कि यहाँ मेरे पास में आपका ना तो हाथ पैर पकड़ने का है, फिर भी मैं नहीं चाहता कि कोई आकर यहाँ बकवास करे, क्योंकि मैं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपमानित हो लूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सब तिजोरी में रखा था 2005 में जब जयपुर निकला, तभी सब ताले में बंद कर दिया। मेरा कोई मान सम्मान, कोई ईगो, कोई स्वाभिमान, कोई अहंकार कुछ नहीं है। पर संस्कृत भाषा के विद्यार्थी होकर के इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हो तो उस भाषा का अपमान है, जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। तो पढ़ो। कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे गद्य और पद्य 2 की। कल वार है आपका गुरुवार, क्यों जी? कल वार है आपका गुरुवार, कल गद्य और पद्य पढ़ेंगे, और शुक्रवार के दिन हम पढ़ेंगे आपका नाटक और अनुवाद शिक्षण की विधियां, संस्कृत भाषा के शिक्षण और सिद्धांत। शनिवार के दिन हम चलाएंगे बुलेट ट्रेन में क्लास, जिसमें हम कोशिश करेंगे रात के 8 या 9 बजे से लेकर समग्र सारी रात आपके साथ में लगभग 500 जो प्रश्नों का है पोस्टमार्टम, ताकि प्राचीन और नवीन शिक्षण विधियां, व्याकरण, गद्य पद्य, नाटक, अनुवाद, शिक्षण सूत्र और सिद्धांत, इन सभी की चर्चा का पूरा खात्मा हो जाए। तो पढ़ते रहो, सीखते रहो। वादा है मेरा, शिक्षण विधि का सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद, और पढ़ाई करो। जानू बानू सानू बावड़ा छोरा छोरी।